अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 271। सोनिया ने कहा, मैंने दूसरे गोल्डन ब्रेन के घर फ़ोन किया था। फ़ोन के जवाब में दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर सुल्ताना वहाँ पहुँच गई है। अब मैं तीसरे के घर फ़ोन कर रही हूँ। तुम दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर जाओ और उस घर के अफराद की पूरी तफसील मालूम करो। अगर दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दे तो उसके दिमाग में ना जाना वो योगा का माहिर तीसरा गोल्डन ब्रेन हो सकता है। उसने लैला को तमाम बातें समझाने के बाद रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। डायलिंग के बाद ज़रा इंतज़ार करना पड़ा। दूसरी तरफ के फ़ोन का बजर बोल रहा था मगर कोई रिसीवर नहीं उठा रहा था। रात के 12 बजने वाले थे, सब लोग सो रहे होंगे। आधे मिनट के बाद एक औरत ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो कौन है? सोनिया ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, तुमने फ़ोन किया सूलन, तुम्हें बताना चाहिए कि कौन हो और आधी रात को किस लिए फ़ोन किया है। मैं इस नंबर पर हर रात 12 बजे फ़ोन करती हूँ। मुझे हमेशा एक मर्द की आवाज़ सुनाई देती है। शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। सोनिया ने रिसीवर रख दिया। लैला ने कहा, मैं उस औरत के पास जा रही हूँ। लैला ने वहां पहुंचकर देखा वो औरत जाग रही थी, हालांकि आधी रात हो चुकी थी। उसके साथ ही सोफे पर उसका शौहर गोल्डन ब्रेन बैठा हुआ था। तवक्को के खिलाफ और गोल्डन ब्रेन्स के असूलों के खिलाफ शराब के नशे में था। सामने सेंटर टेबल पर शराब की बोतल और एक भरा हुआ गिलास रखा था। उसकी बीवी कह रही थी, एक तो तुम देर से घर आए, उस पर पीने बैठ गए। अब बस करो, नशे में तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। वो बोला, मैं नशे में नहीं हूं। दुनिया का हर शराबी यही कहता है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। उसने गिलास उठाकर 2-4 घूंट पिए, फिर कहा, मैं कोई आम सा आदमी नहीं हूं। मेरे सीने में बेशुमार राज दफन है, मगर मैं रोज पीता हूं और एक भी राज की बात जुबान पर नहीं लाता। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि मैं नशा करते हुए भी होश में रहता हूं? तुम रोज यही दावे करते हो और रोज वही राज बयान कर देते हो जो तुम्हारे सीने में दफन रहता है। गलत। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरा असल नाम पीटर इवान है और मैं 5 में से एक गोल्डन ब्रेन हूं। ठीक है, तुमने कभी नहीं बताया, आज भी नहीं बता रहे हो और कल भी नहीं बताओगे। फॉर गॉड सेक, अब पीना बंद कर दो। वो उसके हाथ से विस्की का गिलास लेना चाहती थी। उसने बीवी के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, अदब से बात करो। क्या तुम नहीं जानती कि एक गोल्डन ब्रेन इस मुल्क के आला हुकाम से ज्यादा बाइख्तियार और बरतर होता है? वो जब चाहे हुक्मरानों को तब्दील कर सकता है। मेरा अदब करो वरना मैं बीवी तब्दील कर दूंगा। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। उसकी वाइफ ने कहा, इतनी रात को कौन आए हैं? वो सोफे से उठकर उस कमरे से चलती हुई एक कॉरिडोर में आई। ऐसे ही वक्त फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। उसके हलक से चीख निकल गई। फायरिंग के जरिए बैरूनी दरवाजे के लॉक को तोड़ा गया था। फिर मुसल्लह अफराद दंदनाते हुए अंदर घुस आए। मिसेज इवान सहम कर एक दीवार से लगकर बोली, कौन हो, क्या चाहते हो? एक ने गुर्राकर पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? तुम लोगों को मेरे आदमी से क्या दुश्मनी है? यू शट अप। एक ने उसे तमाचा मारा, फिर उसे धक्का देकर बोला, कम ऑन, अपने आदमियों के पास ले चलो, हरी अप। लैला ने चंद लम्हों के लिए हाजिर होकर मुझसे कहा, दूसरे गोल्डन ब्रेन के यहाँ कुछ मुसल्लह अफराद घुस आए हैं। गोल्डन ब्रेन नशे में है, आप उसके दिमाग में जा सकते हैं, मेरे साथ हैं। मैं लैला के दिमाग में रहकर उस औरत मिसेज इवान के दिमाग में पहुंचा। वो मुसल्लह अफराद से मार खाती हुई अपने शौहर के पास आ गई थी। गोल्डन ब्रेन। पीटर इवान हाथ में विस्की का गिलास लेकर उठ गया। डगमगाते हुए बोला, गधो, उल्लू के पट्टो, तुम्हें गोल्डन ब्रेन के घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? जवाब में एक जबरदस्त घूंसा उसकी नाक पर पड़ा। हाथ से गिलास छूट गया। वह चकरा कर गिर पड़ा। 3 मुसल्लह अफराद उसके कमरे के तमाम गोशों को, छत के पंखों और फानूस वगैरह को मुतलाशी नजरों से देख रहे थे। फिर एक ने अपने टीम लीडर से कहा, सर, हमने जो खुफिया माइक इस कमरे में लगाए थे उनके तार कटे हुए हैं। एक मुसल्लह शख्स गुसलखाने से भरी हुई बाल्टी ले आया और उसका तमाम पानी गोल्डन ब्रेन पर डाल दिया। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। एक ही घुंसे में उसका नशा उड़ गया। फिर मुसल्लह अफराद के लीडर को देखकर बोला, मिस्टर वॉकर, ये तुम हो? वॉकर ने कहा, हाँ मैं हूं। दूसरा घुंसा खाने से पहले खड़े हो जाओ। वह सोफे और मेज का सहारा लेकर उठते हुए बोला, मैं गोल्डन ब्रेन हूं और तुम हमारी खुफिया फोर्स के कमांडर हो। मेरे मातहत हो, मुझे घुंसा मारने की धमकी दे रहे हो? कमांडर वॉकर ने उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद करते हुए कहा, अब तुम गोल्डन ब्रेन नहीं रहे, एक हकीर कीड़े रह गए हो। मैं अभी तुम्हें जूते से मसल डालूंगा। गोल्डन ब्रेन पीटर इवान की बीवी ने कहा, कुछ तो बताओ कि मेरे शौहर को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? यह तुम्हारा शौहर पीटर इवान अपने उन काबरीन को धोखा देता आ रहा है जो गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान 2 बड़े कहलाते हैं, जिनके अहकामात पर बाकी 3 गोल्डन ब्रेन्स अमल करते हैं। उन 2 काबरीन के हुक्म से तीनों गोल्डन ब्रेन्स के घरों में खुफिया माइक रखे गए हैं। ये माइक हर कमरे, किचन, स्टोर और हर बाथरूम में है, लेकिन इस कमबख्त ने उस कमरे के माइक के तार काट दिए। उसने कमबख्त को घूर कर देखा, फिर कहा, तार काटने का मतलब यह है कि यह अपने अकाबरीन से अपनी शराब नोशी की आदत छुपाता था। यहाँ बैठकर पीता था ताकि पीने के दौरान इसकी गुफ्तगू दूसरी जगह ना सुनी जा सके, ना रिकॉर्ड की जा सके। कमांडर वॉकर ने एक जरा तवक्कफ से कहा, यह हर रात घर आकर तुम्हारे साथ बेडरूम में जाता। वहां इसके सो जाने तक इसकी आवाज़ दूसरी तरफ रिकॉर्ड होती थी।
आज पता चला ये तुम्हारे साथ बेडरूम में सोता नहीं था, चुपचाप दबे कदमों इस कमरे से चलकर यहाँ आता था और शराब पीकर बकवास करता था। आज भी ये बातें हमें मालूम ना होती, मगर चोर की चोरी ज्यादा अरसे छुपी नहीं रहती। क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारा मुकद्दर कैसे बिगड़ गया? अपने ओहदे की बुलंदी से गिरे हुए गोल्डन ब्रेन ने कमांडर वॉकर को सवालिया नजरों से देखा। कमांडर ने कहा, सुनो, हमारे गोल्डन ब्रेन जॉन फ्रॉस्ट किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली की गिरफ्त में आ गया है। मैं और लैला इंकशाफ सुनकर चौंक गई। मैंने माजूल गोल्डन ब्रेन की जुबान से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि एक गोल्डन ब्रेन के दिमाग में कोई आता जाता है? कमांडर वॉकर ने कहा, मैं बयान कर चुका हूं कि हर गोल्डन ब्रेन की रिहाइश के हर हिस्से में खुफिया माइक रखे गए हैं। दूसरी तरफ के रिकॉर्डर ने बताया कि गोल्डन ब्रेन जॉन फ्रॉस्ट अचानक कमजोरी में मुब्तला हो गया है और कुछ बोलते हुए जुबान लड़खड़ा रही है। मार्था की आवाज से पता चला वो डॉक्टर को फोन करने जा रही है, लेकिन इसने फोन नहीं किया। रिसीवर उठाकर थोड़ी देर खड़ी रही, फिर कुछ कहे सुने बगैर बोली, शुक्रिया डॉक्टर, आप जल्द आने की कोशिश करें। यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। तुम पूछोगे हमें फ़ोन वाली बातें कैसे मालूम हुई? तो इत्तला के लिए अर्ज है कि तमाम गोल्डन ब्रेन्स की टेलीफोन कॉलें भी रिकॉर्ड की जाती हैं। मैंने लैला से कहा, गड़बड़ हो गई, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी नाकामी में बदल रही है। उधर कमांडर वॉकर कह रहा था, गोल्डन ब्रेन्स के 2 काबरीन ने समझ लिया कि मार्था और जॉन फ्रॉस्ट के साथ टेलीपैथी का चक्कर चल रहा है। मैं अपनी फोर्स के साथ जॉन फ्रॉस्ट के बंगले में गया। अहाते में उसके खूंखार कुत्तों को गोलियां मारनी पड़ी। फिर उनकी ख्वाबगाह में जाकर देखा दोनों मियाँ बीवी गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें जगाया और पूछा, तुम दोनों के साथ कुछ गैर मामूली बातें हो रही हैं? उन्होंने इनकार किया और यकीन दिलाना चाहा कि दोनों नॉर्मल हैं। बात समझ में आ गई, वो नॉर्मल नहीं थे, तनवीमी अमल के जरिए सैरज़दा किए गए थे। मैंने उनकी मौत का हुक्म सुनाया। मेरे आदमियों ने फौरन ही मार था और जॉन फ्रॉस्ट को गोलियों से छलनी कर दिया। अब तुम दोनों की बारी है। मैंने लैला से कहा, सोनिया के पास चलो। वो बोली, इन मियाँ बीवी को हलाकत से नहीं बचाएंगे। इन्हें बचाने के लिए कमांडर वॉकर के दिमाग में जाकर इसका फैसला बदलना होगा। हो सकता है कमांडर योका का माहिर हो। अगर ना हुआ और उसने हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला बदल दिया तो इन मियाँ बीवी की मौत फिर भी नहीं टलेगी। 2 पुरस्कार गोल्डन ब्रेन्स अपनी फोर्स के दूसरे अफसर के जरिए इन्हें हलाक कर देंगे। लैला को ये बातें समझाने तक उधर कमांडर के आदमियों ने दूसरे गोल्डन ब्रेन और उसकी बीवी को भी गोलियों से छलनी कर डाला। मैंने सोनिया के पास आकर उसे तमाम वाकयात सुनाई। सोनिया ने कहा, अफसोस, इतने पापड़ बेलने के बाद एक पापड़ भी हमारे इस्तेमाल में ना आया। लैला ने कहा, सिस्टर, अभी तीसरा गोल्डन ब्रेन जिंदा होगा। हमारी कोशिशों के बावजूद वो तीसरा भी नहीं बचेगा। वो जो 2 पुरस्कार गोल्डन ब्रेन्स हैं वो हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों को इसी तरह नाकाम बना सकती हैं कि तीसरा गोल्डन ब्रेन भी नाबूद हो जाए। उन 2 अहम गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने के तमाम रास्ते हमारे लिए बंद हो जाएंगे। मैंने कहा, चलो अच्छा है, हमारे हिस्से में भी नाकामी आनी चाहिए। वैसे सोनिया ने तिलवा पहुंचते ही जिस तेजी के साथ 3 को बेनकाब किया, उससे बाकी 2 गोल्डन ब्रेन्स परेशान और सहमे हुए रहेंगे। सोनिया को ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। लैला ने पूछा, सिस्टर, आप बहुत मोहतात रहती हैं, फिर भी पूछ रही हूँ, क्या दुश्मन किसी वजह से आपको पहचान सकते हैं? खुदा को मंजूर हो तो पहचान लेंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि आपकी रिहाइशगाह कहाँ है। सुल्ताना को मालूम है, मगर मैं सुबह यहाँ से दूसरी जगह चली जाऊंगी। मैंने पूछा, तुम यहाँ किस रूप में, किस हैसियत से हो? क्या जगह तब्दील करने से तुम पर शुबा नहीं किया जाएगा? मैं ऐसे रूप और ऐसी हैसियत में हूँ कि शुबा नहीं किया जाएगा। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम और लैला किन नामों से यहूदी मियाँ बीवी का रोल अदा कर रहे हो। तुम मुझसे ना पूछो। पापा डूक का ब्रेन ऑपरेशन हो चुका है। वो जब भी ख्याल ख्वानी के काबिल होगा और हम में से कोई दिमागी कमजोरी के बायस उसके हत्थे चढ़ेगा तो वो उसके जरिए दूसरों तक भी पहुंच जाएगा। इतने में सुल्ताना ने आकर कहा, सिस्टर, एक बुरी खबर सुनाने आई हूँ। सोनिया ने कहा, हमें पता है, तुम यही खबर सुनाओगी कि तीसरा गोल्डन ब्रेन भी अपनी बीवी के साथ मारा गया है और मारने वाले 2 पुरस्कार गोल्डन ब्रेन्स के खास आदमी हैं। जी हाँ, यही बात है। इस बात को आप भूल जाओ। टेलीपैथी जानने वाले जॉन गाउदी पर तवज्जो दो। अगरचे वो 2 गोल्डन ब्रेन्स अब बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए होंगे, जॉन गाउदी के सिलसिले में अपनी हिकमत अमली बदल चुके होंगे। ताहम हमारी कोशिश ये होगी कि गाउदी उनके किसी काम न आए। इसराइल में पापा डूक के अलावा गाउदी का इजाफा होगा तो इस मुल्क में 2 टेलीपैथी जानने वाले हो जाएंगे। मैंने कहा, इंशाल्लाह मैं यहूदियों के पास टेलीपैथी के हथियारों को रहने नहीं दूंगा। अगर हम जॉन गाउदी को बीच समुंदर वाली पहाड़ी से गायब कर दें तो दोनों गोल्डन ब्रेन्स और यहाँ के दूसरे अकाबरीन हमसे समझौता करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे वक्त हम ये शर्त पेश करेंगे कि वो राहिलों को बाहिफाजत खुसूसी त्यारे में पेरिस पहुंचा दें। अगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और वह बखैरियत पेरिस पहुंच जाएगी तो उसके बाद हम यहूदी काबरीन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सोनिया ने कहा, वो सिर्फ ये चाहेंगे कि मैं इस मुल्क से चली जाऊं। मेरी मौजूदगी उन्हें बेचैन और बेख्वाबी में मुब्तला रखेगी। मैंने कहा, सोनिया, मेरा एक मशवरा मानो और यहाँ से चली जाओ। तुम इसलिए मशवरा दे रहे हो कि पापा डूक को ब्रेन ऑपरेशन के बाद सेहतयाब होने और दिमागी तवानाई हासिल करने में 1-2 माह लगेंगे, यानी उसे जहन्नुम में पहुंचाने के लिए मुझे इतने अरसे तक यहाँ बेकार बैठना होगा। हाँ, ये बात भी है, और ये भी कि हम दोनों को एक ही मुल्क और एक ही शहर में नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारी ये दूसरी बात तस्लीम करती हूँ, हमें एक ही शहर में नहीं रहना चाहिए। दुश्मनों के लिए सहूलत फराहम नहीं करना चाहिए।
मैंने अभी कहा था कि अपनी मौजूदा रिहाइश का छोड़ रही हूँ, और इसलिए छोड़ रही हूँ कि हम एक शहर में ना रहें। मैं सुबह यरूशलेम जा रही हूँ। लेकिन मुल्क तो एक ही होगा। तुम मुझे इस मुल्क से भगाना क्यों चाहते हो? भाई, मैं मशवरा दे रहा हूँ। जब तुम इस मुल्क में आना चाहते थे तो मैंने मशवरा दिया था कि ना जाओ। अगर पापा डूक तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा तो हमारी दुनिया में फरहाद की वापसी का भेद खुल जाएगा। और मैंने वादा किया था कि पापा डूक तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। मैं यहाँ राहिला के लिए आया था। अब दूसरे मसाइल भी हैं। हमने जे मॉर्गन को छुपा रखा है। अंदेशा है कि वो अपनी किसी हमाकत से फिर यहूदियों की कैद में ना चला जाए। इसके अलावा जान गाउदी को भी उस पहाड़ी से निकालना है। ये काम मैं कर सकती हूँ। तुम किसी दूसरे मुल्क में रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे ताउन कर सकते हो। फिर तुम्हारा यहाँ रहना क्या जरूरी है? बहुत खूब। मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ, जवाबन तुम मुझे भगा रही हो। अकल कहती अगर इत्तफाक से या हादसाती तौर पर पापा डूक तुम्हारे हाथों मारा जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी। मुझसे बहस न करना। जब यह पेशगोई आम हो चुकी है कि वो जादूगर फरहाद या सोनिया के हाथों कत्ल होगा तो दुश्मन यही समझ रहे हैं कि सोनिया के ही हाथों से कत्ल होगा, क्योंकि फरहाद तो मर चुका है। इसलिए ए अक्लमंद मुर्दे, यहाँ से जाओ और दुनिया के किसी भी मुल्क में रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे राब्ता रखो। लैला ने मुझसे कहा, सिस्टर दुरुस्त कहती हैं, हमें वापस जाना चाहिए। लैला उसकी तायद कर रही थी और क्यों ना करती। तिलवैब में रहने से सोनिया उसे कुछ रोज के लिए अपने पास बुला लेती, बल्कि बुला चुकी थी। अगर हम यहाँ से चले जाते तो हम एक दूसरे से जुदा ना होते। लैला से मुझे इतनी मोहब्बत और तवज्जो मिल रही थी कि मैं भी उसके बगैर नहीं रहना चाहता था। मैंने कहा, अच्छी बात है सोनिया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं इसका फैसला सुबह करूंगा। वो मुस्कुराती हुई बोली, ये बात हवा में लिख लो, तुम सुबह वापस जाने का फैसला करोगे। तुम पक्की चुड़ैल हो। लैला की तायद ने तुम्हें समझा दिया कि यही फैसला होगा। बहरहाल मैं जान गाउदी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद आराम से सो जाऊंगा। सोनिया ने कहा, जे मॉर्गन की भी खबर रखो। उस टेलीपैथी जानने वाले के इरादे कमजोर होते हैं, कोई गलती न कर बैठे। सुल्ताना ने कहा, सिस्टर मैं जे मॉर्गन के पास आ रही हूँ। मैं लैला के साथ अपनी जगह हाजिर हुआ। वो मेरी गर्दन में बाहें डालकर बोली, 1 बज रहा है, ये सोने का वक्त है, क्या अभी जान गाउदी के पास जाना जरूरी है? तुम भी चलो, हम जाएंगे और थोड़ी देर में चले आएंगे। हम अक्सर थोड़ी देर के लिए ख्याल ख्वानी करती हैं, फिर किसी मामले में उलझकर रात से सुबह कर देती हैं। भाई, जान गाउदी समुद्र के बीच में है, उस पहाड़ी पर कोई पहुंच नहीं सकता। वहां उसका दिल बहलाने के लिए सिर्फ नीपा शलूम है। हम किसी मसले में नहीं उलझेंगे। मैंने ख्याल ख्वानी की परवास की, अपने टारगेट तक पहुंचना चाहा, लेकिन वो बेहोश था। मैंने वापस आकर लैला से कहा, वह बेहोश है। वो बोली, आखिर उलझ गया ना मामला। मैं अभी सुलझाता हूँ, इस तरह सुबह हो जाएगी। नहीं होगी, बस अभी आता हूँ। उसकी बेहोशी की वजह मालूम करने के बहुत से जराए थे, उनमें एक नीपा शलूम थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर देखा, वो पहाड़ी की बुलंदी पर एक दरख्त के साए में बैठी हुई थी। उसकी सोच ने बताया कि सामने वाले बड़े से खेमे में जान गाउदी का ब्रेन ऑपरेशन हो रहा है। इस बात ने मुझे चौंका दिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतना मुश्किल तरीन ऑपरेशन इस पहाड़ी पर आकर करेंगे। नीपा की सोच ने बताया, 1 घंटा पहले एक हेलीकॉप्टर में ऑपरेशन का तमाम सामान और बड़ी बड़ी मुतलका मशीनें आई थीं। 2 निहायत तजुर्बाकार डॉक्टर जो पापा डू के ब्रेन का कामयाब ऑपरेशन कर चुके थे। वो डॉक्टर 4 जूनियर डॉक्टरों और नर्सों के साथ थे। उन्होंने आते ही ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी थीं और जॉन गाउदी को बेहोश कर दिया था, ताकि हम ख्याल ख्वानी करने वाले उसके दिमाग में पहुंचकर कोई गड़बड़ ना करें। ऐसे बड़े और खतरनाक ऑपरेशन जिनमें मरीजों की जान जाने का अंदेशा होता है, ऐसी बेहतियाती से किसी वीराने में नहीं किए जाते। जबकि ब्रेन ऑपरेशन निहायत मुश्किल और जानलेवा होता है। जिस बेहतियाती और अफरा तफरी से वो जान गाउदी का ऑपरेशन कर रहे थे, उसके पेश नज़र नाकामी के इम्कानात ज़्यादा थे। वह सख्त जान ना हुआ तो मर सकता था और उसकी मौत का किसी को अफसोस ना होता। गोल्डन ब्रेन्स और दूसरे यहूदी अकाबरीन ने अच्छी तरह समझ लिया था कि फौरन ही गाउदी का ऑपरेशन ना किया गया तो सोनी और उसके आदमी जे मॉर्गन की तरह उसे भी अगवा कर लेंगे। वो गाउदी को हमारे हाथ नहीं लगने देना चाहते थे, इसलिए उसकी इम्कानी मौत की परवाह किए बगैर ऑपरेशन कर रहे थे। मैंने लैला से कहा, सोनिया के पास आओ। मैंने सोनिया के पास आकर उसे जॉन गाउदी के हालात बताए। लैला ने मुझे कहा, आप पापा डू के दिमाग में रहकर उन डॉक्टरों की आवाज़ें सुन चुके हैं जो ब्रेन ऑपरेशन करते हैं। हाँ, 2 डॉक्टरों और 2 स्पेशल नर्सों के दिमागों में जा सकता हूँ, तो फिर उनके दिमागों में जाकर गाउदी को आप बचा सकती हैं। मैंने कहा, मैं उसे ऑपरेशन से बचा सकता हूँ, लेकिन यहूदी काबरीन को मालूम हो जाएगा कि हम उन डॉक्टरों और नर्सों के दिमागों में पहुंच सकती हैं। सोनिया ने कहा, फरहाद उन डॉक्टरों और नर्सों के दिमागों में रहकर ये मालूम करेगा कि पापा डू की नई आवाज़ और लहजा और उसकी नई सूरत और नया नाम क्या है। अगर यहूदी काबरीन को मालूम होगा कि हम उन डॉक्टरों के अंदर से मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो वो लोग अपने अहम और वफादार डॉक्टरों को भी गोली मार देंगे। मैंने कहा, हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे दुश्मनों को यकीन हो जाए कि हम बेबस हैं और झुंझलाकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। सोनिया ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? उस पहाड़ी पर बमबारी कराऊंगा। इस हरकत से जॉन गाउदी और वो डॉक्टर मर सकती हैं। सोनिया, दोनों डॉक्टर हमारे लिए अहम हैं, मैं उन पर आंच नहीं आने दूंगा। पहले गाउदी की पोजीशन मालूम करता हूँ, फिर एक्शन शुरू करूंगा। मैंने एक डॉक्टर के दिमाग में आकर मालूम किया, वो ऑपरेशन के दौरान परेशान था।
बार बार उस ब्रीदिंग बैग को देख रहा था जो जॉन गाउदी की सांसों की डूबती हुई रिपोर्ट पेश कर रहा था। दूसरे डॉक्टर की सोच ने कहा, हमारी अकाबरीन ब्रेन ऑपरेशन को बच्चों का खेल समझती हैं। बेचारा ये टेलीपैथी जानने वाला तो अब गया। मैं नए जर्नल के दिमाग में गया। वो इतनी रात को हेड ऑफिस में दूसरे अफसरान के साथ बैठा हुआ था। जॉन गाउदी के ऑपरेशन के नतीजे का इंतजार कर रहा था। मैं उसे वहां से उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक ट्रांसमीटर के जरिए उस मेजर से रब्ता कायम किया जो समुंदर के साहली इलाके में ड्यूटी पर था। इस साहिल से बहुत दूर वो पहाड़ी नजर आती थी जहां भी गाउदी को ऑपरेशन हो रहा था। जनरल ने उस मेजर से कहा, अलर्ट हो जाओ, हमारे दुश्मन सामने वाली पहाड़ी पर पहुंच गए हैं और जॉन गाउदी को अगवा करना चाहते हैं। जवानों को फौरन हुक्म दो कि तोपों के धाने खोल दें। मेजर ने तोप खाने के अफसर को हुक्म दिया। मैं अफसर के अंदर आ गया। उसके हुक्म से तोपें चलने लगी। उनके गोले कभी समुद्र में और कभी पहाड़ी के दामन में जाकर गिर रहे थे। फासला बहुत ज्यादा था, इसलिए वो गोले पहाड़ी की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते थे। किसी डॉक्टर और नर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। डॉक्टरों के साथ आने वाले फौजियों ने ट्रांसमीटर के जरिए पूछा, ये हम पर गोले क्यों बरसाए जा रहे हैं? साहिल से मेजर ने कहा, हमें हुक्म मिला है कि हम दुश्मन को गाउदी के अगवा का मौका ना दें। हमें बताओ, क्या दुश्मन कामयाब हो रहे हैं? पहाड़ी से कहा गया, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। फिर गाउदी को कौन अगवा करेगा? वो तो मर चुका है, ऑपरेशन नाकाम रहा है। मेजर ने गोलाबारी बंद करने को हुक्म दिया। फिर जनरल से राब्ता करके पूछा, आपने पहाड़ी पर बमबारी को हुक्म क्यों दिया था? मेजर ने कहा, मैंने तुम्हें कोई हुक्म नहीं दिया। मेजर ने ट्रांसमीटर की टेप की हुई गुफ्तगू सुनाई तो जनरल परेशान हो गया। ये बात दो गोल्डन ब्रेन्स और आला हुक्काम को मालूम हुई। मैंने और लैला ने जनरल और दूसरे आला हुक्काम के दिमागों में रहकर देखा। वो लोग बड़ी तशवीश में मुब्तला थे। सभी कह रहे थे कि सोनिया ने पिछले 8 घंटों में जबरदस्त हमले किए हैं। गोल्डन ब्रेन्स के शोबे में जलजला पैदा कर दिया। 3 गोल्डन ब्रेन्स बेमौत मारे गए। अगर सोनिया एक दिन पहले तेलबैब आ जाती तो पापा डूक का भी ब्रेन ऑपरेशन ना होने देती। उनका ख्याल था कि पहाड़ी पर होने वाला ब्रेन ऑपरेशन कामयाब हो जाता, लेकिन अचानक बमबारी के बायस डॉक्टर वगैरह परेशान हो गए, जिसके बायस ऑपरेशन नाकाम हुआ और जॉन गाउदी मर गया। जनरल ने कहा, सोनिया के ख्याल ख्वानी करने वाले हमारे डॉक्टरों के दिमागों में नहीं पहुंच सकते थे। अगर पहुंचते तो मेरे दिमाग पर कब्जा जमाकर पहाड़ी पर बमबारी ना कराते। एक हाकिम ने तायद की, ऑफ कोर्स यही बात है। जब उन्होंने देखा कि गाउदी उनके हाथ नहीं आएगा तो उन्होंने उसे हमारे पास भी रहने नहीं दिया। एक गोल्डन ब्रेन ने ट्रांसमीटर के जरिए उनसे कहा, सोनिया ने अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को हमारे फौजी अफसरान के दिमागों में पहुंचाया, फिर उन अफसरों से पहाड़ी पर बमबारी कराई। आप हजरात जरा गौर करें कि तमाम तोपों का रुख पहाड़ियों की तरफ से हमारे शहर की तरफ हो जाए और हमारी फौज त्यारों और रॉकेटों के जरिए अपने शहरों पर हमले करे तो हमारा मुल्क कहाँ रहेगा? जनरल ने कहा, हम भी यही सोच रहे हैं कि पहाड़ी पर जो बमबारी हुई है वो सोनिया की तरफ से एक चैलेंज है। वो हमारी फौज को और हम सबको हमारे ही मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। हमारे गोला बारूद से हमारे ही शहरों को खंडर बना सकती है। गोल्डन ब्रेन ने कहा, हमारी ये गलती से ऐसा हुआ है। पापा डूग ने हमारे मुल्क का वफादार रहने के लिए शर्त पेश की थी कि वो राहीला को इस मुल्क में लाएगा और उसे अगवा करने के लिए हम अपने हेलीकॉप्टर और सुराग रसानों वगैरह के जरिए उसकी भरपूर मदद करें, और हमने मदद की। राहीला को यहाँ कैद करके सोनिया से दुश्मनी मोल ली। एक हाकिम ने कहा, पापा डूक ने यकीन दिलाया था कि वो सोनिया के ख्याल ख्वानी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगा। वो अपने वादे के मुताबिक जॉन गाउदी को हमारा कैदी बना चुका था, मगर सोनिया की चाल तब समझ में आती है जब नतीजा सामने आता है। उस कम वक्त की ख्याल ख्वानी करने वाले ने एक डमी सोनिया को पापा डूक के सामने पहुंचाकर उस जादूगर को हमेशा दुश्मन बना दिया। हमें मजबूरन पापा डूक का ब्रेन ऑपरेशन करना पड़ा। दूसरी तरफ वो बला अपनी चालें चलती रही। टेलीपैथी जानने वाले जय मॉर्गन को हमारी कैद से आज़ाद करा लिया, गाउदी को मार डाला। अब देखा जाए तो हमारे पास टेलीपैथी जानने वाला कोई नहीं है। दूसरे हाकिम ने कहा, पापा डूक 1-2 महीने में हमारे काम के काबिल हो सकेगा। फौज के कर्नल ने कहा, सोनिया में पापा डूक से भी फायदा उठाने नहीं देगी। उसे ऑपरेशन के नतीजे में नई जिंदगी और नया दिमाग मिलने तक वो हमारी फौज को अपाहिज बना देगी। गोल्डन ब्रेन ने कहा, मैं इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। दूसरे गोल्डन ब्रेन्स और हमारी खुफिया मुशावरती मजलिस का फैसला है कि हम जल्द से जल्द अपनी शिकस्त का इतलाफ कर लें। आइंदा होने वाली तबाहियों को पेश नज़र रखकर सोनिया से समझौता कर लें। उसके तमाम जायज़ और नाजायज़ शराइत मानकर निहायत मोहब्बत और दोस्ती के साथ अपने मुल्क से रुखसत कर दें। कर्नल ने कहा, यही एक रास्ता रह गया है। जब वो दुश्मन नहीं रहेगी तो हमारी फौज के किसी अफसर के दिमाग में उसके आदमी नहीं आएंगे। गोल्डन ब्रेन ने कहा, हमें एक सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए कि सोनिया की ख्याल ख्वानी करने वाले कभी हमारे मुल्क और हमारी फौज की तरफ रुख नहीं करते हैं। हम खुद ही उन्हें दुश्मन बनाते हैं, फिर खुद ही मुआफ़ी मांगते हैं। जनरल और आला हुकाम ने इतराफ़ किया और अहद किया कि आइंदा सोनिया और बाबा साहब के दायरे से दुश्मनी नहीं करेंगे। कर्नल ने कहा, हमें सोनिया से जल्द ही राब्ता करना चाहिए। दूसरे अफसर ने कहा, वो रूपोश रहती है, उससे किस तरह राब्ता होगा? गोल्डन ब्रेन ने कहा, मैं सोनिया के ख्याल ख्वानी करने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि अब वो हमारे हुकाम और अफसरान के दिमागों में खामोश ना रहें, हमसे कुछ बोलें।
सोनिया से हमारे एक सवाल का जवाब हासिल करें। सवाल यह है कि हमने राहीला को अगवा करके जो गलती की है, क्या मादाम सोनिया हमें उसकी तलाफी का मौका देंगी? मैंने लैला से कहा, देखो ये गोल्डन ब्रेन कितने तेज और कितने पुरएतमाद हैं। हमें बोलने पर आमादा कर रहे हैं। तुम सोनिया के पास आती जाती रहो, उसे हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाती रहो। फिर मैंने एक अफसर की जुबान से कहा, मैं ब्रायन वुल्फ तुम लोगों से मुखातिब हूँ और 2 गोल्डन ब्रेन्स को सोनिया के हाथों से बच निकलने की मुबारकबाद देता हूँ। सोनिया की जिंदगी में ऐसे दुश्मन बहुत ही कम आए हैं जैसे कि ये 2 गोल्डन ब्रेन्स हैं। इन्होंने बड़ी जहानत और बड़ी तेजी से 3 गोल्डन ब्रेन्स को रास्ते से हटाकर सोनिया की बाजी पलट दी। सोनिया ने खुश होकर दोनों को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। ट्रांसमीटर के स्पीकर से गोल्डन ब्रेन ने कहा, मादाम बड़ी फराख दिल हैं, उनकी मुबारकबाद हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैंने कहा, राहीला को अगवा करके और यहाँ लाकर उसे कैदी बना के जो हमाकत की गई है उसकी तलाफी का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि अब राहीला हमारे पास है। तुम्हारे पास होती तो तुम उसे हमारे हवाले करके गलती की तलाफी कर सकते थे। अब कैसे करोगे? अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मादाम अपनी कुछ शराइत हमसे मनवा सकती हैं। हम राहीला को खुसूसी त्यारे में पेरिस पहुंचा सकते हैं। हम टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन से भी दस्तबरदार हो सकती हैं और ये तहरीरी मुआहदा करने को तैयार हैं कि आइंदा कभी सोनिया को और बाबा साहब के दारे को शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैंने हंसते हुए कहा, तुम लोग जब चाहते हो खेल शुरू कर देते हो, जब चाहते हो भारी भारी शराइत मानकर खेल खत्म कर देते हो। जो जुबान के सच्चे नहीं होते वो तहरीरी मुआहदे के कभी पाबंद नहीं रहते। फिर भी मैं सोनिया से पूछता हूँ और अभी आकर इसका जवाब सुनाता हूँ। लैला यहाँ की बातें सोनिया को बताकर आई थी। मैंने कहा, तुम इनमें से किसी के भी दिमाग में रखो, मैं अभी आता हूँ। मैं सोनिया के पास आया। वो बोली, इन यहूदियों से कई बार दोस्ती की और नुकसान उठाते रहे। आखिरी बड़ा नुकसान हमें शीबा की मौत की सूरत में मिला। इसके बाद वो अपनी टेलीपैथी जानने वाली अल्पा के जरिए पारस को फांसना चाहते थे। फिर पापा डूक के तलीसम और टेलीपैथी का सहारा मिला तो ये राहीला को उठा कर ले आए। इन कम वक्तों को जब भी कहीं से कुव्वत और बड़ी इमदाद हासिल हुई है, मुसलमानों की तबाही के लिए दौड़ पड़े हैं। यानी तुम समझौता नहीं करोगी। समझौता ना करने वाले जिद्दी और मगरूर होते हैं। मैं मगरूर कहलाना नहीं चाहती। हम समझौता करेंगे मगर इन पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। अच्छी बात है, मैं अपने तौर पर इनसे मामला तय करूंगा। मैं फिर उस अफसर के पास आकर उसकी जुबान से बोला, सोनिया कहती है, हमने बारहा तुमसे दोस्ती की और बारहा तुम्हारी तरफ से दुश्मनी मिली। फरहाद का पूरा खानदान शीबा की मौत को नहीं भुलाएगा। गोल्डन ब्रेन ने कहा, आखिरी बार हम पर भरोसा करो। अगर अब तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस पहुंचे तो हम बदतरीन मुजरिम की सजा पाने को तैयार रहेंगे। ठीक है, हम आखिरी बार इस शर्त पर भरोसा कर सकती हैं कि तुम्हारा कोई राज हमसे छुपा न रहे। तुम्हारी फौज के आला अफसरान का फिलहाल कहीं तबादला ना हो और उनकी जगह योगा के माहिर अफसरान की तकर्री ना हो। ऐसा हुआ तो दोस्ती का मुआहदा टूट जाएगा और हम तुम्हारी फौज के जूनियर अफसरों के जरिए योगा के माहिर अफसरान को गोली मार देंगे। मिस्टर वुल्फ, सोनिया की यह पहली शर्त किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। दुनिया का हर मुल्क अपने फौजी राज दूसरों से छुपाता है। हम टेलीपैथी जानने वाले हर मुल्क के फौजी राज तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारे राज भी जानते हैं। इसके बावजूद हमने कभी इस बात का चर्चा नहीं किया कि अमेरिका तुम्हें अरबों के खिलाफ किस कदर फौजी और माली इमदाद देता रहता है। मशरिक़ वुस्ता के बादशाहों के सामने तुम एक ज़बरदस्त दहशत बना रहे। हम तुम्हारे खिलाफ इसलिए चर्चा नहीं करते कि मुसलमान जानबूझकर कमज़ोर बन रहे हैं। वो बुरे वक्तों में खुदा को भूलकर अमेरिका को पुकारते हैं, अमेरिका की ही गोद में जाकर बैठते हैं, ये अच्छी तरह समझते हुए कि अमेरिका और इसराइल बाप बेटे हैं और बाप हमेशा अपने बेटे की ही भलाई चाहेगा। बहरहाल सोनिया की पहली शर्त अटल है। मिस्टर वुल्फ, प्लीज सोनिया को समझाओ, हम अपनी बहरी, बर्री और फिजाई अफवाज में ज़बरदस्त तब्दीलियां कर रहे हैं। वो ज़बरदस्त तब्दीलियां ये हैं कि योगा के माहिर अफसरान लाए जाएंगे या फिर तमाम फौजी मामलात और इख्तियारात गोल्डन ब्रेन्स के हाथों में रहेंगे, ताकि हम ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे अफसरान के दिमागों में जाकर तुम्हारी फौज को अपने तौर पर इस्तेमाल न कर सकें। हमारा नेक मशवरा है कि अपनी अफवाज में ज़बरदस्त तब्दीलियां करना भूल जाओ। हम इस शर्त पर गौर करने के बाद जवाब देंगे। दूसरी शर्त क्या है? मैंने कहा, तमाम गोल्डन ब्रेन्स अपनी असली आवाज़ और लहजा मुझे सुनाएंगे और मैं वक्त ज़रूरत उनसे दिमागी राब्ता रखूंगा। गोल्डन ब्रेन्स ने फौरन ही कहा, हरगिज़ नहीं, हमारे दिमागों तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। मादाम सोनिया दोस्ती ना करने वाली बातें कर रही हैं, ऐसी शराइत पेश कर रही हैं जो कभी काबिल कबूल नहीं हो सकती। क्या तुम लोग हमारे गले पर चाकू रखकर दोस्ती रखना चाहते हो? क्या ये दनाई की बातें हैं? अगर ये नादानी है तो ये हमने तुम्हें लोगों से सीखी है। जब तक तुम लोगों की तमाम कमजोरियां हमारे हाथों में नहीं रहेंगी तब तक हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। जहां भरोसा ना हो वहां दोस्ती नहीं हो सकती। सोनिया की दूसरी शर्त पर भी गौर किया जाएगा। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त नहीं, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि सोनिया तुम्हारा मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी दो शराइत पर अमल किया जाए तो वो उसी दिन या उसी रात इस मुल्क से चली जाएगी। हमें कैसे यकीन होगा कि वो जा चुकी है? तुम्हें यह कैसे यकीन हुआ कि वो इस मुल्क में आई होगी? तुमने ही एक बार हमें बताया था।
तो मैं ही इस बार कह रहा हूँ कि वो चली जाएगी। जरा इस पहलू पर गौर करो कि सोनिया यहाँ आई ही ना हो। जिस तरह हमने डमी सोनिया के जरिए पापा डू को बेवकूफ़ बनाया था, उसी तरह हमने तुम्हें खौफजदा करने के लिए झूठ कहा हो कि सोनिया यहाँ मौजूद है, जबकि उसका यहाँ रहना ज़रूरी नहीं। वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहकर हमें गाइड करती है। जब चाहेगी पापा डू को इसराइल से बाहर लाकर जहन्नुम में पहुंचा देगी। मिस्टर वुल्फ, तुम लोगों की टेलीपैथी ने हमें बेबस कर दिया है। हम झूठ और सच को समझ नहीं पाते। जब कोई बात समझ में आती है तो पता चलता है वो बात भी समझ में नहीं आई। वो सब कुछ टेलीपैथी का तमाशा होता है। मैंने कहा तुम्हारे पास भी कई टेलीपैथी जानने वाले आए हैं, तुम लोगों ने उनसे खातिर ख्वाह काम क्यों नहीं लिया? गोल्डन ब्रेन ने कहा, हम सोचेंगे कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियां होती रहीं, और हम सोचेंगे कि हमें सोनिया की शराइत पर खुद को और अपनी पूरी कौम को तुम लोगों का गुलाम बनाना चाहिए या नहीं। हम 24 घंटे बाद जवाब देंगे। मैंने सोनिया के पास आकर वो शराइत बताई जो उन्हें पेश की थी। वो हंसते हुए बोली, तुमने उन्हें गुलाम बना देने वाली शराइत पेश की हैं, वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हाँ, अब वो जल्द से जल्द ऐसे इकदाम करेंगे कि उनकी अफवाज हमारी टेलीपैथी से महफूज रहें। वो बोली, ये तो मुमकिन नहीं है कि वो अपने सैकड़ों फौजी अफसरान की जगह योगा के माहिरीन ले आएं। फिलहाल वो बुनियादी अहमियत रखने वाले अफसरान की जगह योगा के माहिरीन को लाएंगे, ताकि हम उनकी फ़ौज और उनके गोला बारूद उनके ही खिलाफ इस्तेमाल न कर सकें। फरहाद, उनकी तब्दीलियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। मैं और लैला फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों में बेयक वक्त नहीं रह सकेंगे। जो सुल्ताना और सलमान की नींदें ख़राब करनी होंगी। जो अस्पताल में है, लैला से कहो सुल्ताना और सलमान के पास जाए, उन्हें मौजूदा हालात से आगाह करे। तुम चारों उनकी अफवाज में दूर तक पहुंच सकोगे। मैंने लैला से कहा वो सुल्ताना के पास जाए। वो घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैंने कहा था आप ख्याल ख्वानी करेंगे तो सोने का वक्त गुजर जाएगा और रात से सुबह हो जाएगी। मैंने हसरत से उसे देखा। सोने वाली मौजूद थी, मगर सोने का वक्त गुजर चुका था और पता नहीं कितना वक्त गुजरने वाला था। हम फिर ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो गए। सोनिया, सानी और अली तैमूर ने त्यारे से बाहर आकर देखा। वो लाहौर पहुंच गए थे। अली ने कहा, मैं अपने पापा के हवाले से पाकिस्तानी हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता कि अपने वतन को देखकर कितनी खुशी हो रही है। सानी ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो तुमने इस धरती पर कदम रखा है, अपने वतन को देखा कहाँ है? बस कदम रखना ही काफ़ी है। माँ की गोद में पहुंचकर माँ और ममता का पूरा तारुफ हासिल हो जाता है। बच्चा माँ को उसके दूध और उसकी खुशबू से पहचानता है, वरना माँ के वजूद को तो समझदार होने के बाद समझता है। वो दोनों बातें करते हुए लगेज हॉल में आए। अली ने कहा, पापा की हमशीरा यानी हमारी शाहीना फूफी आई हैं। वो देखो, कड़े हुए कुर्ते और शलवार में है, सर पर दुपट्टा है। सानी फौरन अपने सर पर दुपट्टा रखने लगी। वो भी पेरिस से पाकिस्तानी लिबास पहनकर आई थी। उसके पापा सलमान वास्ती ने समझाया था कि पाकिस्तान में औरतें मुख्तसर लिबास नहीं पहनती, इसे बेहयाई समझती हैं। लिहाजा सोनिया सानी को मगरबी लिबास में नहीं जाना चाहिए। सलमान ने एक हफ्ता पहले शाहीना से फ़ोन पर बात की थी और कहा था, तुम्हारे मरहूम भाई फरहाद का एक बेटा अली तैमूर आ रहा है। उसके साथ मेरी बेटी सानिया वास्ती उर्फ सोनिया सानी होगी। ये दोनों इस्लामाबाद से तिब्बत जाने वाले हैं। शाहीना ने बेइंतहा खुशी का इज़हार किया था। फिर पूछा था, मैं अपने भतीजों को कैसे पहचानूंगी? वो कब और किस फ्लाइट से आ रहे? सलमान ने कहा था, मैं टेलीपैथी के जरिए आपके पास आता रहूंगा। उसके लाहौर पहुंचने का सही वक्त और फ्लाइट नंबर वगैरह बताऊंगा। सलमान अब यही कर रहा था। उसने एयरपोर्ट पर शाहीना को बताया कि अली सफ़ेद सूट और सुर्ख नेकटाई में है। सानिया ने सब्ज रंग का शलवार सूट पहने है। फिर अली को बताया, तुम्हारी फूफी गुलाबी रंग के कढ़ाई किए हुए शलवार कुर्ते में है। वो अपने जवान बेटे और बेटियों के साथ तुम्हें देख रही हैं। इसी तरह उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। शाहीना अली को दूर से देखते ही रोने लगी। सलमान ने कहा, बेटे, तुम्हारी फूफी फरहाद भाई को मरहूम समझकर रो रही हैं, उन्हें मोहब्बत दो। अली ने करीब पहुंचकर फूफी को दोनों बाजू में समेट लिया। फिर कहा, आप आंसू पहुंच लें और ये बताएं, मैं अपने पापा जैसा हूं या नहीं? आपको मुझ में अपना भाई नजर आ रहा है? वो आंसू पहुंचते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भाईजान की तरह हो। मेरे दूसरे बेटे पारस को क्यों नहीं लाए? फूफी जान दुआ करें वो इधर ना आए। शाहीना ने ताज्जुब से पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? वो बोला, मेरे साथ सानी आई है, उसके साथ कोई ना कोई नागिन और ख़तरनाक सांपों का ज़ाहिर होता है। शाहीना की बड़ी बेटी ने पूछा, क्या वो सुपेरा बन गया है? शाहीना ने अपनी 2 बेटियों और एक बेटे का तारुफ कराया। सोनिया सानी से भी तारुफ हुआ। अली ने कहा, वो सुपेरा नहीं है, मगर किसी भी सांप का जहर उस पर असर नहीं करता है। शाहीना ने फ़ख्र से कहा, मेरे भाई के बेटे मामूली नहीं हो सकते, गैर मामूली ही रहेंगे। शाहीना के बेटे अदनान ने पूछा, अली तुम में कौन सी गैर मामूली बात है? वह मुस्कुरा कर बोला, इससे ज़्यादा गैर मामूली बात और क्या होगी कि मैं फरहाद अली तैमूर का बेटा हूँ। वह सब हंसते हुए वहाँ से पार्किंग एरिया में आए। फिर एक पजैरों में बैठकर गुलबर्ग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शाहीना ने कहा, मिस्टर सलमान ने बताया है कि तुम सिर्फ 1 दिन के लिए आए हो और कल सुबह चले जाओगे। ये तो कोई बात ना हुई। क्या तुम मेरे बेटे नहीं मेहमान बनकर आए हो? मैं सिर्फ बेटा बनकर आया हूँ, लेकिन हमारे साथ कुछ मजबूरियाँ हैं। कल सुबह इस्लामाबाद, फिर वहाँ से फ़ौरन ही तिब्बत के शहर लासा पहुँचना ज़रूरी है। अदनान ने कहा, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, पाकिस्तान में कोई त्यारा तिब्बत नहीं जाता। क्या आप खुश्की के रास्ते कराकुरम की पहाड़ियाँ अबूर करेंगे?
ऐसी कोई बात नहीं है। आज रात हमारे लिए फ्रांस से एक चार्टर्ड त्यारा यहाँ आएगा। शाहीना की बड़ी बेटी ने हैरानी से कहा, अम्मी बता रही थी कि आप लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी रुकावट के बगैर चले जाते हैं और वहाँ अपनी ज़रूरत की हर चीज़ हासिल कर लेते हैं। आप लोगों की नज़रों में डॉलर्स और पाउंड्स की कोई अहमियत नहीं है। पारस की नज़रों में डॉलर्स और पाउंड्स की अहमियत नहीं है, क्योंकि उसकी शरीका हयात जो टेलीपैथी जानती है। हमारी जेब में करेंसी रहती है। अलबत्ता यह दुरुस्त है कि हमें वक्त ज़रूरत त्यारे, हेलीकॉप्टर, पासपोर्ट और बड़ी बड़ी रकमें मिल जाती हैं। उन्होंने कोठी में पहुंचकर दोपहर का खाना खाया। फिर शाहीना उन्हें लाहौर की सैर कराने निकली। सानी और अली शालामार बाग और दीगर इमारतें देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि वो इमारतें और वहाँ के बागात मगरबी तर्ज तामीर से मुख्तलिफ और अनोखे थे। वहाँ के दही भल्ले और मुर्ग छोले उनके लिए बिल्कुल नए थे। सोनिया सानी चटखारे ले लेकर खाती रही और कहती रही कि वैसी डिशों के लिए फिर एक बार लाहौर आएगी। अदनान ने कहा, तुमने तो सिर्फ लाहौर ही देखा है, एक बार पेशावर जाकर वहाँ की स्पेशल डिशें खाओगी तो उंगलियां चाटती हुई पेरिस जाओगी। आधी रात तक खूब तफरी करते रहे। घर वापस आते वक्त अली ने सानी से कहा, पहली बार इतनी आज़ादी से घूमना नसीब हुआ है, वरना बाबा साहब के दायरे से निकलते ही दुश्मन पीछे पड़ जाती हैं। सानी ने कहा, हम अपने दुश्मन मगरबी ममालिक में छोड़ आए हैं। सुपर मास्टर, मास्कमैन और यहूदी तंजीम वाले नहीं जानते हैं कि हम तिब्बत के मुसाफिर हैं। पापाडू का उस्ताद सासान डोगरा हमसे बेखबर है। जब उसे हमारे अज़ाइम का पता चलेगा तब दुश्मनी शुरू होगी। बाज़-औक़ात दुश्मनी की कोई वजह ना हो तब भी अचानक लोग दुश्मन बनकर चले आते हैं। दूसरी सुबह वो फूफी से रुखसत होकर एयरपोर्ट के उस हिस्से में आए जहां फ्रांस से आया हुआ त्यारा खड़ा था। सलमान ने पहले ही अली से कह दिया था कि त्यारे का पायलट, को पायलट और एक एयर होस्टेस काबिल एतमाद और वफादार हैं। त्यारे के पास पुलिस का एक आला अफसर 3 अफराद के साथ खड़ा था। उनमें से एक फ्रांस के सफ़ीर का सेक्रेटरी था। उसने अली से मुसाफिर करते हुए कहा, ये DIG पुलिस हैं और ये 2 मुअज़्ज़ज़ हज़रात हुकूमत के खास बंदे हैं। कुछ ज़रूरी कागजात इस्लामाबाद पहुंचाना चाहती हैं। DIG ने कहा, अगर आपको इतराज़ ना हो तो ये आपके त्यारे में जाएंगे। वैसे इतराज़ क्या होना है, हुकूमत का काम है, आपको तो ले जाना ही होगा। अली ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम धौंस दे रहे हो तो पहले मैं सरकारी काम की नौइयत मालूम करूंगा और वो कागजात देखूंगा। वह सरकारी खुफिया कागजात हैं, किसी को नहीं दिखाए जाएंगे। उसी वक्त सलमान ने अली के पास आकर कहा, अभी फ्रांस के सफ़ीर ने मुझे बताया है कि 2 अफराद तुम्हारे त्यारे में सफ़र करना चाहते हैं, मुझे उनकी आवाज़ सुनाओ। अली ने DIG के पास खड़े हुए शख्स से कहा, सरकारी मामला है, मैं एतराज़ नहीं करूंगा, लेकिन तुम दोनों से तारुफ होना चाहिए। वह दोनों अपना अपना नाम बताकर अली से मुसाफिर करने लगे। सलमान उनके दिमागों को बारी बारी पढ़ने लगा। अली उनसे गुफ्तगू में वक्त गुजार रहा था। 1 मिनट बाद सलमान ने कहा, इन्हें अपने साथ ले चलो। वह त्यारे में सवार हो गए। सलमान ने अली से कहा, इनके एक ब्रीफ केस में पाकिस्तानी फ़ौज के हमराज हैं। ये दोनों रूसी दलाल हैं। उन कागजात को मास्को पहुंचाने पर इन्हें इतनी दौलत मिलेगी कि वो बैरून ममालिक में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे, पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। जिस मुल्क को बेच देंगे वहाँ किस मुंह से वापस आएंगे। पहले ये पेशावर जाना चाहती हैं, जहाँ से एक कमज़ोर सरहद पार करके अफ़गानिस्तान के रास्ते सरहद पार करके रूस में दाखिल होना चाहती हैं। कल रात इन्हें हमारी इस तैयारी का इल्म हुआ तो इन्होंने इसे हाईजैक करके रूस ले जाने का प्रोग्राम बना लिया। दूसरे शख्स की अटैची केस में मिनी क्लाशनकोफ, रिवॉल्वर और कारतूस हैं। DIG की वजह से किसी ने अटैची केस और ब्रीफ केस की तलाशी नहीं ली। ठीक है, इस्लामाबाद में फ्रांस के सफ़ीर को तमाम हालात बताएं, वो सरकारी सतह पर इक़दाम करेंगे। तुम्हारी आंटी सफ़ीर के पास गई हैं, मैं इन दलालों के पास रहूँगा, इन्हें हथियार इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। त्यारा रनवे छोड़ चुका था और फिजा में बुलंद होता जा रहा था। अली तिब्बत की मखसूस जुबान में सानी को ये तमाम बातें बता रहा था। 15 मिनट की परवास के बाद एक शख्स अपनी जगह से उठा, फिर अटैची लेकर टॉयलेट में चला गया। वहाँ क्लाशनकोफ के 2 मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने लगा। फिर वो क्लाशनकोफ का मुकम्मल करने के बाद कारतूस का बेल्ट उसमें लगाना चाहता था। सलमान ने उसके दिमाग में धुंध पैदा की, ये यकीन पैदा किया कि वो क्लाशनकोफ और रिवॉल्वर लोड कर चुका है। ये सलमान की मर्जी से अटैची को टॉयलेट में छोड़कर एक हाथ में क्लाशनकोफ और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर लेकर बाहर आया। फिर को पायलट को निशाने पर रखकर बोला, मेरे आगे आगे पायलट कैबिन में चलो। सानी और अली ने सर घुमाकर देखा। वो बोला, मिस्टर अली, अगर सलामती चाहते हो तो अपनी साथी के साथ सीट पर बैठे रहो, वरना एक ही ब्रस्ट में सबकी लाशें गिरा दूंगा। सानी ने पूछा, तुम लाशें क्यों गिराना चाहते हो? इसलिए कि अब यह त्यारा मेरी मर्जी के मुताबिक परवाज करेगा। उसके साथी ने कहा, हम पाकिस्तान की सरहद पार करेंगे। यार इकबाल, रिवॉल्वर मुझे दे। इकबाल ने रिवॉल्वर अपने साथी की तरफ उछाल दिया। अली ने कहा, तुम्हारा नाम इकबाल है और हमने पेरिस में बचपन से सुना है कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर और मंसूबा पेश किया था। हम पहली बार पाकिस्तान आए हैं। हमें बताओ, हम किस इकबाल को सलाम करें? उसे जिसने पाकिस्तान बनाया, या तुम्हें जो पाकिस्तान का एक अहम राज सरहद पार ले जा रहा है? बकवास मत करो वरना गोली मार दूंगा। सानी ने कहा, जिसके हाथ में ताकत होती है वो अपने सामने किसी मजबूर की जायज़ बात नहीं समझना चाहता। फिर भी मैं सवाल करूंगी, क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? क्या तुम्हारे बाप दादा पाकिस्तानी नहीं थे? क्या तुमने इस ज़मीन का अनाज नहीं खाया और यहाँ के दरियाओं का पानी नहीं पिया है?
क्या तुम लोगों को नमक हरामी करते हुए जरा सी भी शर्म महसूस नहीं होती? वह जवाब में सानी पर थूकना चाहता था, मगर चीख मारते हुए लड़खड़ाक कर गिर पड़ा। अली ने उठकर उसके साथी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, रिवॉल्वर फेंक दो, ये खाली है। उसने चौंक कर रिवॉल्वर को देखा। उसकी तवज्जो पाते ही पारस ने उसके मुंह पर एक हाथ जमा दिया। वो वाटसू रोकी का तैयार करदा फौलादी हाथ था। रिवॉल्वर वाला चकरा कर गिर पड़ा। वो हौसला करके दोबारा उठ सकता था, लेकिन एक ही हाथ ने समझा दिया था कि फर्श पर पड़े रहना ही बेहतर है। उसका साथी दोनों हाथों से सर थामे बैठा था। उसकी समझ में नहीं आया कि दिमाग में जलजला कैसे पैदा हो गया था। को पायलट क्लाशनकोफ और रिवॉल्वर उठाकर ले गया। अली ने एक के बालों को मुट्ठी में जकड़ कर उठाया, फिर उसे दूसरे के पास फर्श पर धकेल कर कहा, अब तुम्हारे पास ताकत नहीं है और ऐसे कागजात नहीं है जिनसे दौलत हासिल कर सको। दौलत के बगैर किसी दूसरे मुल्क में एक दिन नहीं गुजार सकोगे, और पाकिस्तान में दौलत के बगैर सूखी रोटी खाकर भी गुजार कर सकोगे, क्योंकि तुम यहीं पैदा हुए थे और यही मुल्क तुम्हारी पहचान है। अब बताओ कहाँ जाओगे, कहाँ पनाह लोगे? एक ने कहा, हमें मुआफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। सानी ने कहा, जब हाथों से हथियार निकल गए तो नसीहत समझ में आ रही है। ताकत का नशा बुरा होता है, आदमी से अकल छीन लेता है। तुम दुरुस्त कहती हो। अब हम कभी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। हम कान पकड़ते हैं, तौबा करते हैं, हमें मुआफ कर दो। मुआफ़ी अदालत में जाकर मांगना, मुआफ़ी तो कभी नहीं मिलेगी। सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा के बाद भी ये मुल्क तुम्हें धक्के देकर सरहद के बाहर नहीं फेंकेगा। ये अपनी ज़मीन से ना टूटने वाला रिश्ता होता है जो तुम जैसे कुत्तों की समझ में नहीं आएगा। पिंडी एयरपोर्ट के रनवे पर त्यारा रुका, फिर सीढ़ियां लगाते ही दरवाज़ा खुला तो फौज के जवान और 2 आला अफसरान अंदर आए। दोनों गद्दारों को हिरासत में ले लिया गया। अली ने अहम कागजात वाला ब्रीफ केस एक आला अफसर को दिया। अफसर ने उसे खोलकर कागजात पर सरसरी नजर डाली, फिर अली से गर्मजोशी के साथ मुसाफिया करते हुए कहा, हमें खबर थी कि फरहाद मरहूम के साहिबजादे यहाँ से गुजरने वाले हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक बहुत ही अहम दस्तावेज को सरहद पार जाने से रोक दिया। अली ने कहा, शुक्रिया गैरों का अदा किया जाता है। मैं बाप दादा और परदादा के ज़माने से पाकिस्तानी हूँ, यानी मेरे पैदा होने से पहले मुकद्दर ने मुझे पाकिस्तानी बना दिया था। दूसरे अफसर ने कहा, आप जैसे मुहिब्बे वतन को अपने वतन में ही रहना चाहिए। वह संजीदगी से बोला, हम दोनों भाई यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हम टेलीपैथी जानने वालों की औलाद हैं। अब से 20 बरस पहले मेरे पापा कई बार यहाँ आए और हर बार यहाँ के हुक्मरानों ने दुआएं मांगी कि वो जल्द ही वापस चले जाएं, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि पापा की टेलीपैथी उन्हें बेनकाब कर देगी। उनके असली चेहरे सामने आ जाएंगे और उनसे इक़्तिदार छिन जाएगा। अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, अब तो तुम यहाँ रह सकते हो। खौफ मेरे पापा का नहीं था, टेलीपैथी का था। आज भी हमारे खानदान में 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं। मेरे एक अंकल ने ही इन मुजरिमों के दिमागों में घुसकर उन अहम कागजात के मुतल्लिक मालूम किया था। आलफ ने कहा, टेलीपैथी हमारे मुल्क के लिए बायस रहमत होगी। नहीं जनाब, बायस ज़हमत होगी। आज टेलीपैथी के जरिए एक DIG की वतन दुश्मनी मालूम हुई। इन 2 मुजरिमों में जिसका नाम इकबाल है, वो एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का साले है। वतन से दुश्मनी गरीब आवाम नहीं करते, सियासी लीडर और सुपर पावर के इशारों पर नाचने वाले बाइख्तियार लोग करती हैं। ये हजरात कभी नहीं चाहेंगे कि हम टेलीपैथी जानने वाले यहाँ आते जाते रहें। बात इतनी सच्ची और खरी थी कि अफसर ने बहस नहीं की। दोनों अफसरान उनके साथ चाय पीकर रुखसत हो गए। 1 घंटा बाद त्यारे ने फिर वहां से परवाज की। सानी और अली अपनी अपनी सीट पर यूं सर झुकाए बैठे थे जैसे अपने वतन से निकाले जा रहे हों। हम टेलीपैथी के जरिए जबरन अपने मुल्क में रह सकते थे, कोई हमें मुल्क बदल करने की जरूरत नहीं कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान में रहना और अमेरिका में रहना बराबर था, क्योंकि यहाँ सुपर मास्टर की पॉलिसी के मुताबिक हुक्मरान बदलते रहते थे। नए नए सुपर मास्टरों से लड़ते लड़ते मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई थी। मेरे दोनों बेटों की ज़िंदगी भी शायद इसी तरह गुजरेगी। पाकिस्तान में रहकर मास्कमैन और सुपर मास्टर से लड़ने के ज़राए बिल्कुल नहीं है। फ्रांस की हुकूमत हमारे लिए ख़जानों का मुंह खोल देती है। पुलिस, फौजी, हेलीकॉप्टर, त्यारों और जदीद तरीन हथियारों से हमारी मदद करती है और हमसे दोस्ती निभाते वक्त किसी सुपर पावर के दबाव में नहीं आती। लिहाजा जो जंग हमें पाकिस्तान में रहकर लड़ना चाहिए वो हम फ्रांस में रहकर लड़ते हैं। जो हजरात ये हकीकत समझ नहीं पाते वो शिकायत करते हैं कि फरहाद साहिब कभी पाकिस्तान क्यों नहीं आते। भाई नहीं आ सकता, कभी तकदीर ही लाए तो लाए, क्योंकि तकदीर की जोर आवरी के सामने टेलीपैथी भी दम नहीं मारती। मेरा बेटा और मेरी होने वाली बहू पाकिस्तान से निकल गई। त्यारा तिब्बत के रूट पर परवास कर रहा था। सानी ने एशिया का नक्शा निकालकर सामने फैलाया। हिमालय पहाड़ के दूसरी तरफ तिब्बत नजर आ रहा था। वैसे ही मुल्क नक्शे में ही नजर आता है। अगर रखते सफ़र बांधकर वहां पहुंचना और इसे आंखों से देखना चाहें तो यह सबके लिए मुमकिन नहीं। ये मुल्क बैनुल-अक़वामी परवास के रास्ते पर नहीं है। बेशतर सयाह खसूसी फ्लाइट से जाती हैं। खुश्की के रास्ते निहायत दुश्वार गुजार हैं। चूंकि वहां तक पहुंचना दुश्वार हो जाता है, इसलिए वो इलाका सारी दुनिया के लिए पुरस्कार है और ये इस कदर बुलंदी पर है कि इसे दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। त्यारा खासी बुलंदी पर परवास कर रहा था। खिड़की के पार कराकोरम के बुलंद पहाड़ नजर आ रहे थे जो बर्फ से ढके हुए थे।
सानी और अली ने गर्म लिबास पहन लिए थे। को पायलट ने बताया कि वह 1 घंटे बाद तिब्बत के दारुल सल्तनत लासा पहुंचेंगे। सुल्ताना ने सानी के पास आकर कहा, हेलो बेटी, ये सफ़र कैसा लग रहा है? वो मुस्कुराकर बोली, मम्मी वंडरफुल जर्नी है। यूं लग रहा है जैसे मैं ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में परवास कर रही हूँ। बेटी, मशरिक यूं भी ख्वाबों की सरजमीन है, मगरिब से वहां जाने वालों पर सहर तारी हो जाता है। फिर तिब्बत तो बेहद पुरस्कार इलाका है, जादू नगरी कहलाता है। मैं ये बताने आई हूं कि फ्रांस की हुकूमत की जानिब से तिब्बत के हुकाम को तुम दोनों की आमद की इतला दे दी गई है। दारुल सल्तनत लासा में सरकारी तौर पर तुम्हारा इस्तकबाल होगा। तुम्हारी हैसियत शाही मेहमान की होगी। ओह मम्मी, अच्छा नहीं हुआ। हम आज़ाद नहीं रहेंगे, शाही तकल्लुफात में घिर जाएंगे। हम जहां जाएंगे वहां हमारे आगे पीछे शाही गार्ड्स रहा करेंगे। सानी ने ये बात अली को बताई। अली ने सुल्ताना को अपने दिमाग में बुलाया, फिर कहा, आंटी किसी किस्म की भी मेहमान नवाजी हमें उलझा देगी। हम आम सियाहों की तरह उस साहिर आजम सासान डोगरा तक पहुंचना चाहते हैं। प्लीज़ आप तिब्बत के दलाई लामा हाकिम से माजरत करें, उन्हें समझाएं कि किसी मजबूरी के बायस हम सरकारी सतह पर नहीं आएंगे, वहां के आम लोगों में रहेंगे। सुल्ताना चली गई। 15 मिनट बाद सुल्ताना ने आकर कहा, बेटे तुम दोनों फ्रांस की हुकूमत की तरफ से वहां जा रहे हो, लिहाजा दलाई लामा जरूर शाहाना इस्तकबाल करेगा। थोड़ी पाबंदी बर्दाश्त कर लो। वैसे भी तुम्हें दारुल सल्तनत में एक ही रात गुजारना है, दूसरी सुबह वहां से सैकड़ों मील दूर त्रिसम कदे की तरफ रवाना हो जाओगे। दारुल सल्तनत लासा में तुम दोनों के लिए फ्रांस का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। अली ने सानी को देखा, फिर कहा, अच्छी बात है अंकल, हम एक रात के लिए दुलाई लामा के मेहमान बन जाएंगे। त्यारा वक्त मुकर्रा पर लासा पहुंच गया। शाही महल की एक गाड़ी एयरपोर्ट के रनवे पर उन्हें लेने आई थी। इसके अलावा मुसल्लह सिपाहियों की गाड़ियां आगे पीछे थीं। एक गाड़ी से 2 अफराद बाहर आए। एक शख्स सूट पर ओवरकोट पहने हुए था, दूसरा मुकामी लिबास में था। उन्होंने सानी और अली से मुसाफिया किया। सूट वाले ने मुकामी लिबास वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर अली, ये दलाई लामा के सेक्रेटरी हैं। ये लोग अंग्रेजी जुबान नहीं जानते, मैं इनकी मुकामी जुबान में होने वाली गुफ्तगू का तर्जुमा आपको सुनाया करूंगा। सानी और अली ने यह जाहिर नहीं किया कि वो मुकामी जुबान जानती हैं। वह दोनों कार की पिछली सीट पर आ गई। सूट वाला स्टीयरिंग सीट पर आया, उसके साथ वाली सीट पर सेक्रेटरी बैठ गया। फिर वो महल की तरफ जाने लगे। सेक्रेटरी अकब नुमा आईने में सानी को देख रहा था। उसने सूट वाले मुतरज्जम से कहा, मिस्टर जोडी, मेहमानों को अच्छी तरह समझा दो, ये लामाओं और साहिरों का मुल्क है। इस जवान ने अपने साथ एक हसीन दोशीज़ा को लाकर गलती की है, बेहतर इसी त्यारे से लड़की को वापस भेज दे। मुकामी जुबान का तर्जुमा करने वाले जोडी ने कहा, मिस्टर अली, यहाँ कुछ ऐसे शैतान जादूगर हैं जो हसीन लड़कियों को गायब कर देते हैं। हमारे दुलाई लामा को यह नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ आने वाली इस कदर हसीन होगी। दुलाई लामा मिस सानी को देखकर परेशान हो जाएगा, वो बहुत मेहमान नवाज है। लेकिन 2 माह पहले यूनान से आई हुई एक हसीन लड़की महल के पाएं बाग से गायब हो गई थी। आज तक उसका सुराग नहीं मिला। इसके बाद उसने तय कर लिया कि आइंदा किसी हसीना को महल के हाथे में दाखिल नहीं होने देगा, जबकि तुम दोनों खास मेहमान हो। वो मिस सानी की मेज़बानी से इनकार करके हुकूमत फ्रांस को नाराज़ नहीं करना चाहेगा। अली ने कहा, आप क्या चाहते हैं? हमारे दुलाई लामा को परेशानी से बचाओ और मिस सानी को अभी वापस भेज दो। सॉरी, ये मेरी निस्फ बेहतर है। ये जाएगी तो मैं निस्फ रह जाऊंगा। वैसे दुलाई लामा से कहो हमें शाही मेहमान ना बनाए, हमें किसी होटल में रात गुजारने दे। मैं ये लिख कर दूंगा कि हम अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं और हुकूमत फ्रांस इस मामले में दुलाई लामा से नाराज़ नहीं होगी। आप दोनों होटल में रात गुजारेंगे, ये तो और ज़्यादा खतरे की बात है। दुलाई लामा इसे तस्लीम नहीं करेगा, ना करे, सानी वापस नहीं जाएगी। वह हमारी बातों का तर्जुमा सेक्रेटरी को सुनाता रहा। सेक्रेटरी ने पीछे सर घुमाकर अली को देखा, फिर जोडी से कहा, ऐसा लगता है ये जवान इस हसीन लड़की से बेजार है और जानबूझकर किसी शैतान जादूगर को इसे उठाकर ले जाने की दावत दे रहा है। जोडी ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, इसका फैसला दुलाई लामा ही करेंगे। वो गाड़ियां महल के हाथे में दाखिल हुई और मुसल्लह सिपाहियों की 2 कितारों के दरमियान से गुजरती हुई महल के बैरूनी दरवाजे के करीब रुक गईं। अंधेरा हो चला था, बर्फबारी के बायस रास्ते भी सुनसान थे। उन्होंने रास्ते में किसी मुकामी औरत को नहीं देखा। उनकी गाड़ी रुकते ही महल के दरवाजे से मुकामी औरतें अपने मखसूस रंगीन लिबास में फूलों के हार लेकर आईं। सानी और अली गाड़ी से बाहर आए। उन पर फूलों की बारिश होने लगी। 2 लड़कियों ने उन्हें हार पहनाए। वो तमाम औरतें मोटी भद्दी सी थीं या फिर दुबली पतली नाजुक सी। उनकी नाक चपटी और आंखें बटन जैसी छोटी छोटी सी थीं। ये औरतें आधी रात को भी कहीं तन्हा जाती तो कोई उन्हें उठाकर ले जाना गवारा न करता। वो कनीज़ें सानी और अली को अपने दरमियान लेकर कोई गीत गाती हुई महल में आई। एक दरबार नुमा हॉल में ऊंची मसनद पर दुलाई लामा बैठा हुआ था। वो शायद इसी तरह शाहाना अंदाज में बैठा रहता, मगर सानी का हुस्न और जमाल देखते ही एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। फिर कनीज़ों से बोला, खामोश हो जाओ, यहाँ से चली जाओ। वो चली गई। दुलाई लामा अपने सेक्रेटरी और जोडी से मुकामी जुबान में सानी की आमद के खिलाफ बोलने लगा। सानी और अली समझ रहे थे मगर अनजान बने हुए थे। थोड़ी देर बाद जोडी ने कहा, मिस्टर अली, हिज हाइनेस फरमाते हैं कि उनके खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। 6 माह में बैरूनी ममालिक से आने वाली 3 हसीनाएं गायब हो चुकी हैं। उन ममालिक ने हमसे सफारती ताल्लुकात तोड़ने और माली मदद बंद करने की धमकी दी है।
हिज हाइनस के दुश्मन उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अगर मिस सानी को भी अगवा किया गया तो फ्रांस जैसा बड़ा मुल्क हिज हाइनस से नाराज़ हो जाएगा। अली ने कहा, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि खुदा न खास्ता सानी को कुछ हुआ तो हिज हाइनस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, लेकिन हमारा फैसला अटल है कि हम होटल में रहें या महल में, साथ रहेंगे। जोडी ने दुलाई लामा को हमारा फैसला सुनाया। वह मजबूर होकर बोला, ये होटल में रहेंगे तो इल्ज़ाम आएगा कि मैंने मेहमान नवाजी से इनकार किया। अगर इनकार ना करता और ये होटल में जाते तो यह हसीना अगवा न होती। बेहतर है ये दोनों महल में रात गुजारें। मैं मुसल्ला गार्ड्स के साथ खुद जाग कर पहरा दूंगा। सानी और अली को उसी महल में एक शानदार कमरा रहने के लिए दिया गया। उन्होंने कमरे में आकर दरवाजे को बंद किया। सलमान ने आकर कहा, मैं अब तक दुलाई लामा और उसके सेक्रेटरी के चोर ख्यालात पढ़ रहा था। ये दोनों साजिशी नहीं है। कोई दुलाई लामा को इक़्तिदार से हटाने की कोशिश कर रहा है। साजिश वही करेगा जो इसके बाद इक़्तिदार में आएगा। यहाँ का दस्तूर है कि बेटा 25 बरस का हो जाए और बाप मर जाए तो वो अपने बाप की जगह दुलाई लामा बनेगा। मौजूदा दुलाई लामा का बेटा अभी 24 बरस का है। ऐसी सूरत में दुलाई लामा की मौत पर या उसके इक़्तिदार से हटने के बाद भाई को इक़्तिदार मिलता है। मौजूदा दुलाई लामा का एक भाई है, वही साजिश के जरिए यहाँ का हुक्मरान बन सकते हैं। क्या आप इसके भाई के दिमाग तक पहुँचेंगे? वो दारुल सल्तनत में नहीं है और उसका बेटा कहीं शिकार खेलने गया है। दुलाई लामा की सोच ने बताया कि उसका बेटा अय्याश है, शराब और शबाब का रसिया है। चूंकि इकलौता इसलिए बाप सख्ती नहीं करता, सिर्फ जुबान से समझाता रहता है। अय्याश बेटा हसीन लड़कियों को अगवा करा सकता है। महल के चोर रास्ते उसे मालूम होंगे। बेशक उस पर यकीन की हद तक शुबा किया जा सकता है। मजबूरी यह है कि मैं फिलहाल दुलाई लामा के बेटे और भाई की आवाज़ भी नहीं सुन सकूंगा, न उनके ख्यालात पढ़ सकूंगा। कोई बात नहीं, आप आराम करें। यहाँ अगवा की हुई वारदात उस वक्त होगी जब मैं चाहूंगा, यानी आधी रात के बाद। क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरी बेटी को अगवा किया जाए? क्या आप परेशान होंगे? नहीं, बेटी जब मर्दों की तरह जिंदगी गुजार रही हो तो उसे बड़े नशेबो फराज से, बड़े मुसाइब से गुजरते रहना होगा। मैं चाहता हूँ कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करो। मुजरिमों तक पहुँचने का यही रास्ता है। सानी को ले जाने वाले मुकामी जुबान बोलते होंगे, आप उनके दिमागों में जगह बना सकेंगे, उनके खुफिया अड्डे तक मेरी रहनुमाई कर सकेंगे। बेटे अली, जिस मकसद के लिए आए हो उसके लिए सुबह यहाँ से रवाना हो जाओ। यहाँ जो लोग अगवा करते हैं उनसे हमें क्या लेना है? दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में मुजरिम है। तुम कितनों को बेनकाब करके सजा दिलाओगे? अंकल, मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। हम ये हिसाब नहीं करते कि दुनिया में कितने मुजरिम हैं। हम उन्हीं मुजरिमों से दो दो हाथ करते हैं जो हमारी राह गुजर में दिखाई देते हैं। आपको बेटी के अगवा होने का खौफ है। प्लीज़ उन बेटियों के लिए भी दर्द पैदा करें जो हमारे जाने के बाद यहाँ से अगवा की जाने वाली हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता। ये बताओ किस वक्त आऊँ? ठीक 12 बजे। सलमान दिमागी तौर पर हाजिर होकर सुल्ताना से बोला, फरहाद भाई के दोनों बेटे जिद्दी और गुस्ताख हैं। अली तो एक बाप के जज्बात को समझना ही नहीं चाहता। आखिर हुआ क्या है? वो अगवा करने वाले मुजरिमों के सामने मेरी बेटी को चारा बना रहा है। सुल्ताना ने कहा, आपके मुंह में सिर्फ एक बाप की जुबान है। वो सलमान वास्ती कहाँ है जिसने बाबा फरीद वास्ती के जेरे साया परवरिश पाई? इस इदारे में बहुत से अलूम और हुनर सिखाने के साथ इंसानियत की खातिर जान की बाजी लगाने की नसीहत की जाती है। क्या सिस्टर सोनिया आला बीबी मरजाना और पौमी वगैरह ने बारहा जान और इज्जत की बाजी नहीं लगाई? तुम्हें अपनी बेटी उन जांबाज औरतों से बरतर और अफजल क्यों लग रही है? सलमान ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा, मैं अपने मोहसिन आजम बाबा फरीद वास्ती मरहूम की तालीमात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। बहुत गुनाहगार बन रहा हूँ, मगर क्या करूँ, बेटी का बाप हूँ। बेटी जवान होकर अपने शौहर की हो जाती है। सच पूछो तो मुझे यह सोचकर भी शर्म आती है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं पढ़ाया गया और वो दिन रात साथ रहते हैं। सुल्ताना ने कहा, मैं औरत हूँ, दूसरी औरत के बारे में मुझे भी तजस्सुस रहता है। मैं कई बार सानी के दिमाग में जाकर बातें करती रही और बातों के दौरान उसकी लालबी में चोर ख्यालात पड़ती रही। उसके ख्यालात में कोई चोर नहीं। उसके दिमाग में दूर दूर तक गुनाह का तस्वुर नहीं है। और अली जैसा शरीफ और संजीदा जवान मैंने पहली बार देखा है। वो दोनों एक असूल को मानते हैं और वो ये कि हर काम अपने मुनासिब वक्त पर होना चाहिए। नामुनासिब अमल गुनाह और जराइम की तरफ ले जाता है। वह सलमान के शाने पर हाथ रखकर बोली, सानी यहाँ से दुपट्टा उड़कर गई है, उसे वापस आने दो। मैं उसके आंचल पर नमाज पढ़ूंगी, फिर तुम्हें। वो बोला, बस करो सुल्ताना, तुम्हारे यकीन मोहकम ने मेरे दिल और दिमाग से गर्द साफ कर दी है। मुझे अपनी गैरतमंद बेटी और होने वाले दामाद की शराफत पर नाज है। अब मैं वहाँ के वक्त के मुताबिक 12 बजे उनके पास जाऊँगा। महल के एक आरास्ता बेडरूम में वो दोनों तन्हा थे। उन्होंने दलाई लामा के असरार पर बराए नाम कुछ खाया था। फिर इस बेडरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बाहर बर्फबारी जारी थी, अंदर गजब की सर्दी थी। ऊनी लिबास पहनने के बावजूद सर्दी लग रही थी। अली ने घड़ी देखकर कहा, 8:20 हुए हैं। अगर हम 3 घंटे की नींद पूरी करें तो 11:30 बजे बेदार हो जाएंगे। सानी ने तायद की, ठीक है, हम थोड़ी देर सोने के बाद ताज़ा दम हो जाएंगे।
वो दोनों शाहाना तर्ज के पलंग पर आ गए। एक पलंग पर ना अली को झिझक हुई ना सानी को शर्म आई, क्योंकि उन्होंने झिझकने और शर्माने वाली कोई बात अब तक नहीं की थी। दो दोस्त एक बिस्तर पर सोते हैं, लिहाजा वो भी लेट गए। बिस्तर सर्द था। थोड़ी देर में बिस्तर की सतह उनके वजूद की गर्मी से गर्मा जाती, मगर उन्हें सर्दी सताती रहती और गर्मी पुकारती रहती। उन्होंने अपने ऊपर कंबल डाल लिया। चारों शाने चित होकर अपने अपने हाथ अपने अपने सीने पर रख लिए। सानी ने कहा, है खुदा, ये जरूरी नहीं कि हर औरत अपने महबूब को तहजीब की जन्नत से निकलवाए। मेरे मालिक, मुझे ऐसी औरत ना बना, मेरी हया के आईने को सलामत रख। अली ने कहा, ए रब्बे करीम, मेरी सानी मुझे बहुत अजीज है, मुझे उसके साथ इंसान रहने दे, हमारे किरदार में पुख्तगी दे। जब तक तेरे हुक्म के मुताबिक और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमारा निकाह ना हो, हम अपनी शर्म और किरदार की पुख्तगी को बरकरार रखें। तू दुआओं का सुनने वाला और गुमराही से बचाने वाला है। ऐसी शदीद सर्दी में एक दूसरे के बदन की आंच महसूस होती है, ख्वाहिशात धूम मचाती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे में दुआ काम नहीं आती, लेकिन जो दुआ के साथ दुआ भी करते हैं उनका ईमान कभी नहीं डगमगाता। सानी और अली ने दुआ के बाद दवा की, अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने अपने दिमाग को हदायत दी कि पूरे 3 घंटे तक गहरी नींद में डूबे रहें। अगर नींद के दौरान कोई गैर मामूली बात हो या ख्वाबगाह में कोई कदम रखे तो फौरन ही आंख खुल जाए। वो बचपन से दिमाग को हदायत देकर सोने और जागने के आदी थे। आधे मिनट के अंदर ही उन्हें नींद आ गई। अब शैतान भी उन्हें नहीं जगा सकता था। ना सानी को अपने मर्द की कुर्बत से बहका सकता था और ना ही अली को सानी के हुस्न और शबाब से भड़का सकता था। यह सच है कि शैतान का दाव हर इंसान पर नहीं चलता। अगर चलता तो हमारी दुनिया में शैतान ही शैतान होते, कोई सच्चा और खरा इंसान नजर न आता। अली का ख्याल था कि महल में कोई वारदात हुई तो आधी रात के बाद होगी, क्योंकि ख्वाबगाह के बाहर चारों तरफ सख्त पहरा था। खुद दुलाई लामा भी जाग रहा था। वारदात करने वालों के लिए बस एक ही रास्ता था। अगर इस महल में कोई चोर दरवाजा होता तो वो उसी रास्ते से ख्वाबगाह में दाखिल हो सकते थे। हर महल में चोर दरवाजे और तहखाने होते हैं। सलमान ने दुलाई लामा के दिमाग से मालूम किया था। उसके महल में कहीं चोर दरवाजा नहीं था और ये एक ताज्जुब की बात थी। उसके सेक्रेटरी की सोच ने भी यही बताया और ख्याल खवानी करने वाले से किसी का दिमाग झूठ नहीं बोलता। बहरहाल वारदात का रास्ता आसान हो तो मुजरिम आधी रात का इंतजार नहीं करते। ख्वाबगाह की एक दीवार पर दुलाई लामा अव्वल की पेंटिंग लगी हुई थी। वो बड़ी सी तस्वीर बिल्कुल साकित थी, और तस्वीर तो साकित होती ही है, लेकिन ठीक 12 बजे उसकी आंखों में हरकत हुई। उसकी पुतलियां अपनी जगह से सरक गईं। वहां नन्हा सा खला पैदा हुआ। फिर उस खला से किसी की जिंदा आंखें झांकने लगी। ये एक गैर मामूली बात थी कि कमरे की कोई चीज अपनी जगह से सरक जाए और जिंदा आंखें किसी मुर्दा आंख की जगह लेकर देखने लगे। चूंकि ये गैर मामूली बातें थी, इसीलिए सानी और अली की आंख खुल गई। सानी ने सर घुमाकर अली को देखा। वो बोला, कुछ गड़बड़ है। वो कंबल को एक तरफ फेंकते हुए उठ गई। फर्श पर आते ही अपने पंजों के बल उछलने लगे। वो जूते पहनकर सोए थे, किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं थी। अपनी एड़ियां उठाए, पंजों के बल इसीलिए उछल रहे थे कि नींद का हल्का सा भी खुमार हो गया हो तो खत्म हो जाए। दिमाग पूरी तरह ताजगी और चाबुक दस्ती से सोचना समझना शुरू कर दे। लहू में गर्मी और बदन में हरारत पैदा हो। वो इसी तरह उछलते हुए बाथरूम में आए। वहां अपने चेहरों पर पानी के छींटे मारे, तौलिए से मुंह पहुंचते हुए कमरे में आए। उस वक्त एक दीवार से चोर दरवाजा खुल रहा था। चोर दरवाजे के दूसरी तरफ नीम तारीकी थी। वहां से 4 अदद लामा चलते हुए कमरे की रोशनी में आए। वो बुद्ध मत के भक्षुओं की तरह गेरवे रंग के कपड़े पहने हुए थे। ऐसे धार्मिक लोग मासूम होते हैं, मगर वो सूरत से बदमाश लग रहे थे। उन्होंने पेशानी पर राख लगाई हुई थी, जैसी अगन पूजा के बाद आ रहे हो। एक के हाथ में तीर कमान और बाकी तीनों के हाथों में नंगी तलवारें थीं। वो बड़े तुमतराक से आए थे, मगर उन्हें पंजों के बल उछलते देखकर ठिठक गए। एक ने गरज कर अपनी जुबान से कहा, रुक जाओ, हमने तुम्हें नींद की हालत में देखा था। अगर जरा भी शुबा हो जाता कि जाग रहे हो तो तुम्हारे सामने चोर दरवाजा ना खोलते। दूसरे ने कमान के चिल्ले पर तीर चढ़ाते हुए कहा, चोर दरवाजा देख लेने के बाद इस जवान को जिंदा नहीं रहना चाहिए। कमान तन गई। तीर सनसनाता हुआ आया। अली ने उछलते हुए फिजा में कलाबाजी लगाई। तीर बाथरूम के दरवाजे में पैबस्त हो गया। दूसरा तीर चलाने से पहले सानी जिम्नास्टिक के करतब दिखाती हुई करीब आई, फिर उछलकर एक फ्लाइंग किक मारी। तीर कमान वाला मुंह पर ठोकर खाकर पीछे की तरफ लड़खड़ाया। फिर खड़े हुए साथी की तलवार उसकी पुश्त में घुसी और पेट की तरफ से निकल गई। वो लामा उन्हें तरने वाला समझ कर आए थे, ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने चौंक कर अपने मरने वाले साथी को देखा। फिर उनकी समझ में नहीं आया कि क्या देख रहे हैं। सानी और अली ने उन्हें देखने और समझने की मोहलत नहीं दी। उनके ताबड़तोड़ हमलों का अंदाज ऐसा था कि उन्हें तलवार चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर वो तलवारें भी उनके हाथों से निकल गईं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनमें से एक मर चुका था और 3 नीम बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़े हुए थे। दोनों ने एक एक तलवार उठा ली। सानी ने एक को ठोकर मारकर कहा, उठो और वहां चलो जहां मुझे ले जाने आए थे। तीनों ने चौंक कर सानी को देखा, क्योंकि वो उनकी जुबान बोल रही थी। अली ने उनकी जुबान में पूछा, जहां इसे ले जाना चाहते थे वहां आतिशी असला भी है? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। अली ने उसकी गर्दन दबोचकर उठाते हुए कहा, हमारे आगे आगे चलो।
वह तीनों हुक्म की तामील करने लगे। सानी और अली उनके पीछे चलते हुए चोर दरवाजे से गुजरकर एक राहदारी में आए। वह राहदारी एक तरफ मुड़ गई। उसके आखिरी सिरे पर एक जीना था। जीने के नीचे तय खाने का मंजर दूर तक नजर आ रहा था। वहां जनरेटर के जरिए बल्ब रोशन थे। उनकी रोशनी में कुछ लामा गैरवे लिबास में दिखाई दे रहे थे। तहखाने के वस्त में आग रोशन थी, शोले भड़क रहे थे। एक बोना दौड़ता हुआ उन शोलों के दरमियान से गुजरता हुआ कभी उधर जा रहा था, कभी इधर आ रहा था। शोलों के दरमियान से गुजरते हुए कुछ पड़ता जा रहा था। सानी ने अपने शिकार की पसली में तलवार की नोक चुभई, फिर पूछा, ये क्या हो रहा है? वो बोला, ये हमारे इलाके का बौना जादूगर है, बेहद खतरनाक है। तुमने हमें जेर कर लिया है, लेकिन इसके सामने तुम दोनों सहरजदा हो जाओगे। अली ने सानी से फ्रांसीसी जुबान में कहा, इस तहखाने में छुपने की खासी गुंजाइश है, मैं जा रहा हूं। तुम 10 मिनट बाद बौने जादूगर के पास जा सकती हो। वो चला गया। बौना जादूगर मंत्र पढ़ने और शोलों के दरमियान गुजरने के अमल में मसरूफ था। दूसरे लामा उसके आसपास दोनों हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े थे। बौना एक जगह रुक गया, फिर उसने झुककर एक बर्तन से मुट्ठी भर सफूफ उठाया और उसे आग में फेंक दिया। इसके साथ ही शोले भड़क भड़क कर बुझ गए। बुझती हुई आग से धुआं उठकर फैलने लगा। थोड़ी देर तक धुआं बादल की तरह छाया रहा। जब वो छटने लगा तो एक खुले हुए दरवाजे पर दुलाई लामा नजर आया। वो दुलाई लामा जो वहां का हुक्मरान था, सानी और अली का मेजबान। उसने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, बौने शैतान, वो हसीन दोशीज़ अब तक क्यों नहीं आई? आ गई सरकार, आ गई, वो देखें। बौने जादूगर ने एक तरफ इशारा किया। सबने उधर देखा। सानी 3 लामाओं के पीछे जीने से उतर रही थी। उसने एक को लात मारी। जिसे लात पड़ी वो 2 साथियों से टकराया। फिर वो तीनों जीने पर से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचकर चारों शाने चित हो गई। दुलाई लामा ने परेशान होकर पूछा, बौने शैतान, ये क्या हो रहा है? क्या तेरी किसी गलती से मेरा भेद खुलने वाला है? बौने ने सानी के हाथ में नंगी तलवार देखकर कहा, सरकार, मेरे जादू में कोई खोट नहीं। मेरी कामयाबी का सबूत यह है कि इसका जवान साथी महल में बेहोश पड़ा होगा और अभी मैं आपके सामने इसके हाथ से तलवार गिरा दूंगा। वो बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। सानी एक एक कदम बढ़ रही थी, उसके करीब आती जा रही थी। बौने के मंत्र पढ़ने का अंदाज बता रहा था कि उसके हाथ से तलवार गिर जाएगी, लेकिन तलवार की नोक बौने के हलक से आकर टिक गई। वो गड़बड़ा गया, मंत्र भूल गया। सानी ने कहा, तलवार तब गिरेगी जब मंत्र पूरा कर सकोगे। तुम्हारे इसी हलक से मंत्र निकलता है ना? दुलाई लामा ने घबरा कर कहा, मेरा भेद खुल जाएगा, ये महल से बाहर जाएगी तो मेरी अयाशी और जुराइम का इंकशाफ होगा, मेरा इक्तदार छिन जाएगा, इसे गोली मार दो। उसके बॉडीगार्ड ने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर सानी का निशाना लिया, लेकिन ट्रैगर न दबा सका। रिवॉल्वर वाला हाथ कलाई से कट कर गिर पड़ा। दुलाई लामा के हलक से चीख निकल गई। अली के हाथ में तलवार देखकर वो भागना चाहता था, मगर तलवार के एक वार से भागने वाला एक टखना कट गया। वो फर्श पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगा। हम उसी तरह रहम करेंगे जिस तरह तुम हमारे साथ करने वाले थे। ये बताओ कि तुम पर तनमीमी अमल किया गया है? दुलाई लामा ने तकलीफ से कराते हुए कहा, मैं नहीं जानता तनमीमी अमल क्या होता है। मुझे मालूम था कि तुम्हारे खानदान के लोग टेलीपैथी जानते हैं, किसी के भी दिमाग में घुस जाते हैं। इस बौने जादूगर ने मुझ पर कुछ अमल किया था और यकीन दिलाया था कि मेरे चोर ख्यालात कोई नहीं पढ़ सकेगा। यही वजह थी कि सलमान उसके दिमाग में पहुंचकर भी उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सका था। सानी ने बौने से पूछा, दुलाई लामा का बेटा और भाई कहाँ हैं? बौने ने दुलाई लामा से नजरें चुराते हुए कहा, बेटा भी बाप की तरह याश है, कहीं शिकार खेलने गया है। जब बैरूनी ममालिक से कोई हसीन लड़की आती है तो दुलाई लामा मुझे हुक्म देता है कि मैं उसके भाई पर अमल करूं। मेरे जादू से उसका भाई नीम पागल हो जाता है, ये उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। जब भी हसीन लड़कियां गायब होती हैं उनका इल्जाम इसके भाई पर आता है। अली ने दुलाई लामा से कहा, अपने आदमी को हुक्म दो, वह तुम्हारे भाई को काल कोठरी से निकाल कर लाएंगे। उसने हुक्म दिया। उसका बॉडीगार्ड तामील के लिए चला गया। सानी ने बोने से कहा, वो नीम पागल आए तो उस पर से अपने जादू का असर खत्म करो। दुलाई लामा का भाई बड़े उजड़े हुए हुलिये में आया। बौना जादूगर अपने ही जादू का तोड़ करने लगा। 15 मिनट के अंदर ही वो होशो हवास में आकर इस तहखाने को हैरानी से देखने लगा। सानी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें वक्तन फवक्तन सहरजदा करके काल कोठरी में पहुंचाया जाता है? वो इनकार में सारे लाकर बोला, मैं नहीं जानता। अक्सर ये सोचता हूं कि कभी कभी दिमागी तौर पर कहाँ गुम हो जाता हूं। होश में आता हूं तो कई रातें और कई दिन गुजर चुके होती हैं। मैं बेडरूम से गायब होता हूं और होश में आने के बाद खुद को किसी वीराने में पाता हूं। अली ने उसे बताया कि उसका भाई दुलाई लामा अय्याश और चालबाज है। वो बाहर से आने वाली हसीनाओं से खेलने के लिए खुद मासूम बनकर अपने बेकसूर भाई को दुनिया की नजरों में मशकूक बनाता है। 12 बज गए थे। सलमान ने अपने वक्त पर आकर देखा तो बाजी पलट चुकी थी। उसने अली से पूछा, ये क्या हो गया? क्या दुलाई लामा मुजरिम है? जी हाँ, आप जरा मालूम करें, ये अय्याश शैतान लड़कियों को अगवा करके कहाँ छुपाता है? सुल्तान ने दुलाई लामा के पास आकर उसकी सोच पढ़ी। वह सोच के लिहाज से मासूम था। जो हकीकत सामने आ गई थी दिमाग उसका एतराफ नहीं कर रहा था। सलमान ने कहा, उल्लू के पट्टे, अब समझ में आया। तेरे दिमाग के हिस्से को लॉक किया गया है, इसलिए मैं तेरे चोर ख्यालात नहीं पढ़ पाया था। अब मैं मुकफ्फल हिस्से का ताला खोलूंगा। ये कहते उसने दिमाग में जलजला पैदा किया। वह तकलीफ की शिद्दत से हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। जलजले में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, फिर ताला कैसे न खुलता। दिमाग के चोर खाने से उसका कच्चा चट्ठा बाहर आने लगा।
सलमान ने थोड़ी देर ख्यालात पढ़ने के बाद अली से कहा, यह तय खाना बहुत वसी और ईज है। इसके एक हिस्से में इसने हरम सरा बनाई है जहां अगवा की हुई हसीनाओं को सख्त पहरे में रखता है। मैं ऊंची सतह पर इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूँ। सुल्ताना सानी के पास मौजूद है। तिब्बत जमहूरिया चीन का एक दूर उफ्तादा हिस्सा है। यह आज़ाद है, लेकिन इसकी खारजा पॉलिसी पर चीन की कड़ी नजर रहती है। तिब्बत का दुलाई लामा मुसल्ला सिपाही रख सकता है, फौज नहीं रख सकता। बैरूनी हमलों का खतरा हो तो चीन इसकी हिफाजत करते हैं। सलमान ने फ्रांस के सफारत खाने के जरिए सबसे पहले जमहूरिया चीन के हुकाम को दुलाई लामा के जुराइम से आगाह किया। इसके बाद जिन ममालिक की लड़कियां गायब हुई थीं और जेर जमीन हरम सरा में पाई गई थीं, उन ममालिक के कितने ही नुमाइंदे और प्रेस रिपोर्टर्स सुबह तक वहां पहुंचने लगे। सानी और अली वहां से सुबह रवाना होने वाले थे, लेकिन कई ममालिक के अखबारात के रिपोर्टर उन्हें महल से एयरपोर्ट तक घेरे रहे। उनके बयानात कलम बंद करते रहे और तस्वीरें उतारते रहे। दुलाई लामा का भाई उनके साथ हेलीकॉप्टर तक आया। वह एहसानमंद था, बार बार हाथ जोड़ता था और सानी और अली के पांव छूकर कहता था, आपकी मेहरबानियों से मैं बेकसूर साबित हुआ और अब यहाँ का दुलाई लामा बनाया जाऊंगा। लेकिन मैं आपके कदमों की धूल हूं, मुझे गाइड बनाकर साथ ले चलें। अली ने उसके शाने को थपक कर कहा, तुम्हारी जरूरत हुई तो हम जरूर तुम्हें बुलाएंगे। वो बोला, आप नहीं जानते, साहिर आजम सासान डोगरा बहुत ही खतरनाक जादूगर है। वो अपने काले जादू के जरिए आप दोनों को देख रहा होगा। उससे कोई बात छुपी नहीं रहती। इस मुल्क का हर नया दुलाई लामा एक बार जरूर उसके सामने हाजिर होता है। आप दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें कि तिब्बत का असल हुक्मरान वो ही है। अली ने कहा, काले जादू का असर देर पा नहीं होता। खतरनाक जादूगरों को दूर ही से गोली मार दी जाती है। क्या जमहूरिया चीन और दूसरे बड़े ममालिक सासान डोगरा पर काबू नहीं पा सकते? क्या उसे नाबूद नहीं कर सकते? वो और उसका तिलिस्म कदा किसी को नजर नहीं आता। अगर ऐसा है तो हर नया दुलाई लामा उसके सामने कैसे हाजिर होता है? यह सिर्फ वही दुलाई लामा जानता है जो उसके सामने हाजिर होता है। गैर मुल्की जासूस इतना ही देखते हैं कि दुलाई लामा एक गार के अंदर जाता है और वो कहाँ जाता है ये मालूम करने के लिए जासूस ताकुब करते हैं, लेकिन अजीब भूल भुलैयों में भटकते हुए गार से बाहर आ जाती हैं। उन्हें कोई तिलिस्म कदा या सासान डोगरा नजर नहीं आता। सानी ने पूछा, दुलाई लामा वापस आकर कुछ बताता होगा? सिर्फ इतना ही कहता है कि वो तिलिस्म कदे में जाते वक्त शहरजादा था। जिन राहों से गुजर रहा था उन्हें याद नहीं रख सकता था। सासान डोगरा के सामने पहुंचकर वो होश में आया था, फिर वापसी के वक्त होश से बेगाना हो गया। सासान डोगरा के सामने होश में आकर वो तिलिस्म कदे को और साहिर आजम को देखता होगा। वो ये भी बता सकता है कि उसके सामने हाजिर होकर क्या करता है, वो हाजिरी क्यों जरूरी होती है। ये बात आज तक किसी दुलाई लामा ने नहीं बताई। किसी ने बताने भी चाहा हो तो उसकी जुबान लड़खड़ा गई, वो कभी बोल नहीं पाया। वैसे आम गुफ्तगू कर लेता है। जब वो इतना जबरदस्त जादूगर है तो उसके खिलाफ हमारी क्या मदद करोगे? मैं उसके खिलाफ कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कर सकता। अलबत्ता उस गार तक रहनुमाई कर सकता हूँ। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक मुझे 24 घंटे के अंदर दुलाई लामा बनाया जाएगा। मैं सासान डोगरा के सामने हाजिर होकर उसके कदमों में गिड़गिड़ाऊंगा कि वो आप दोनों को नुकसान न पहुंचाए। अली ने फिर एक बार उसके शाने को थपक कर कहा, अपने घर जाओ और ये बुज़दिलाना ख्याल दिमाग से निकाल दो कि तुम हमारे लिए रहम की भीख मांगोगे। वो कुछ कहना चाहता था, सानी ने डांट कर कहा, बस अपनी आवाज़ अब ना सुनाना, यहाँ से दफा हो जाओ। वो सर झुकाकर हाथ जोड़कर पीछे चला गया। अली ने पायलट को इशारा किया। हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया। पंखा गर्दिश करने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होते हुए परवाज करने लगा। 24 घंटे के अंदर दुलाई लामा बनने वाला हेलीकॉप्टर को आसमान की बुलंदियों पर दूर जाते दिख रहा था। फिर वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, मुझ पर एहसान करने वाली देवी और देवता, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। मैं तुम्हें आखिरी प्रणाम करता हूं। वो दोनों हाथ जोड़े हुए था। फिर उसने सर को झुका लिया, आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों तक यूं ही खड़ा अपने मौसिरों के लिए दिल में दर्द महसूस करता रहा। फिर चौंक गया, सर उठाकर देखा। दूर पहाड़ी के पास वो हेलीकॉप्टर डगमगा रहा था। शायद कोई खराबी पैदा हो गई थी। वो दोनों हाथ उठाकर यूं दौड़ने लगा जैसे गिरते हुए हेलीकॉप्टर को थाम लेगा। वो कई मील के फासले पर था और दौड़ते हुए चीख चीख कर कह रहा था, ऐ महान जादूगर, तेरा जादू बोल रहा है। तू दुश्मनों को कभी मुआफ नहीं करता, मगर वो दोनों मेरे मोहसिन हैं, उन पर दया कर। दया सासान डोगरा, तेरा पुजारी दया की भीख मांग रहा है। हेलीकॉप्टर बराबर झटके खा रहा था। उसकी परवाज नीची होते होते वो पहाड़ी के दूसरी तरफ चला गया। उनके लिए रहम की भीख मांगने वाला आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देख रहा था। फिर अचानक ही जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ी के पीछे से शोले भड़कते हुए आसमान से बातें करने लगे। क्या हो गया? ये क्या हो गया?